सर वो ये क्वेश्चन मैंने आपको ग्रुप में डाला था ना, वो मुझे अभी भी ठीक तरह से समझ में नहीं आया। आपने आपने वो मुझे। शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म वाला। हाँ सर, हाँ सर। सर मैं आपको बता देता हूँ, पेपर के हिसाब से मत समझिए, नॉलेज के हिसाब से समझिए। शॉर्ट को करंट एसेट बोलते हैं। शॉर्ट टर्म एसेट्स जो थोड़े दिन के लिए खरीदी गई हैं उनको करंट एसेट बोलते हैं, और जो लॉन्ग टर्म के काम आएंगी, लॉन्ग टर्म के लिए खरीदी गई हैं, उनको करंट एसेट बोलते हैं। लेकिन फिर भी करंट एसेट का एक वैल्यू समझा देता हूँ मीनिंग। करंट एसेट्स आर द दोज एसेट्स which can be converted into cash immediately. Current assets are those which can be converted into cash immediately. Short time, और वो शॉर्ट टाइम का मतलब है 2-4 दिन, 15 दिन, 20 दिन, एक महीना मैक्सिमम। अब यहाँ पर ये जो शॉर्ट टाइम है ना, बस यही प्रॉब्लम है। अब जब हम इन्वेस्टमेंट की बारी आती है, इन्वेस्टमेंट क्या होता है सर, हम बिजनेस करने के लिए हमारे पास पैसा होता है, जो पैसा हमारे पास एक्स्ट्रा होता है हम उसे कर देते हैं इन्वेस्ट। अब इन्वेस्टमेंट दो तरीके की होती है, एक कि हमें 2 महीने बाद पड़ेगी, जब 2 महीने बाद की जरूरत होती है उस वाली इन्वेस्टमेंट को शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट बोला जाता है, और जब 2 साल बाद की जरूरत की बात होती है तो उसे जाता है। अब शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट करंट एसेट्स का पार्ट है। अब इन्वेस्टमेंट जो होती है, वो अगर हमने 2 महीने के लिए इन्वेस्ट किया है, मतलब 2 महीने के लिए कहीं पर एफडी कर दी, 2 महीने के लिए किसी को ब्याज पे दे दिया, तो वो कैश में कन्वर्टेबल नहीं है, वो ठीक 2 महीने बाद ही कन्वर्ट होगा। तो कुछ बंदे बोलते हैं कि इन्वेस्टमेंट कभी भी करंट एसेट हो ही नहीं सकती। इन्वेस्टमेंट हमें कोई डेटर थोड़ी है कभी पैसे मांग लो, कोई कैश थोड़ी है कि कभी भी कन्वर्ट कर लो, बैंक में थोड़ी पैसे पड़े, वो एफडी है। हमारे अगर 2 महीने से पहले हमने तोड़ दी, या बॉन्ड है वो 2 महीने से पहले तोड़ दो तो ब्याज मिलेगा ही नहीं, तो उसे करंट एसेट्स का पार्ट नहीं बना है, तो मार्केटेबल सिक्योरिटी नहीं है। वो नॉन ट्रेडेबल, नॉन मार्केटेबल सिक्योरिटी को ही इन्वेस्टमेंट बोलता है। अगर आपने मार्केटेबल सिक्योरिटी ली तो उसे कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का पार्ट मानता है। तो मैंने एक नॉलेज के लिए आपको समझाया कि इन्वेस्टमेंट कभी शॉर्ट इन्वेस्टमेंट चाहे शॉर्ट टर्म हो चाहे लॉन्ग टर्म हो, करंट एसेट्स का पार्ट होती ही नहीं, क्योंकि वो तो इन्वेस्टमेंट है। और इन्वेस्टमेंट मतलब हमने इन्वेस्ट किया है, वो पैसा एक इन्वेस्टमेंट में पैसा निकलेगा, दूसरी में चला जाएगा, लेकिन वो पैसा इन्वेस्टमेंट है। इन्वेस्टमेंट मतलब लॉन्ग टर्म के लिए ही होती है। अगर हमने शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट भी की है तो सिर्फ इसलिए की है शॉर्ट टर्म वाली इन्वेस्टमेंट में हमें ब्याज ज्यादा मिल रहा था। हमने 12% वाली लॉन्ग टर्म में नहीं की, हमने 13% वाली शॉर्ट टर्म में कर दी, ये सोच के पहले 13% कमा लेते हैं, फिर दोबारा से 13% में इन्वेस्ट कर देंगे। तो इन्वेस्टमेंट को कभी भी करंट एसेट्स नहीं लिया गया। लेकिन अगर पेपर में आ जाए, कुछ गिवन ना हो, तो शॉर्ट टर्म एसेट्स है, जो मर्जी नाम लिखा हो, आप उसको मान लीजिएगा। अब यहीं पर विरोधाभास शुरू हो जाता है कि सर क्या करें, तो इसलिए मैंने आपको लॉजिक बता दिया। शॉर्ट टर्म कोई भी चीज लिखी हो आप उसे करंट एसेट मान के आंसर कर देना, लॉन्ग टर्म कोई भी चीज लिखी हो उसे फिक्स एसेट मान के आंसर कर देना। लेकिन अगर पेपर में स्पेसिफिकली आ गया कि डेटर, कैश, स्टॉक और इन्वेस्टमेंट में से कौन सी करंट एसेट नहीं है, और इन्वेस्टमेंट के आगे शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट लिखा है, अब आंसर देखिए, डेटर, कैश, स्टॉक और शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, तो आप कहोगे सर सारों ही करंट एसेट है। तो इसलिए मैंने आज आपको लॉजिक बता दिया, इन्वेस्टमेंट को करंट एसेट कभी कभी नहीं लिया जाता है, चाहे वो शॉर्ट टर्म भी हो। हर्षा जी क्लियर? हाँ सर। जब तक स्पेसिफिकली ना गिवन हो, आप शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट को करंट एसेट ले लेना। सर ये एक टर्मिनोलॉजी आपने लिखा है, मोटाटिस मुटेंडिस, वो समझ में नहीं आया, कुछ लीगल टर्मिनोलॉजी लीगल थी। लीगल टर्मिनोलॉजी, पेज नंबर बोलिए। हाँ, वो एक्चुअली क्या है समझ में नहीं आया। पेज नंबर बोल दीजिए। मैं देखकर बताता हूँ सर। जी, इतने और कोई क्वेरी किसी की? सर एक पूछूं क्या सर, ये अपने करंट एसेट के बारे में ही चल रहा है तो जी जी बोलिए। सर गोल्ड लेती है क्या कोई कंपनी कभी इन्वेस्टमेंट, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए गोल्ड में इन्वेस्ट करती है क्या कोई? क्योंकि गोल्ड ऑलवेज लिक्विड रहता है मैं वो आपको बताता हूँ तो। सर, नहीं, कंपनी किसी भी चीज में इन्वेस्टमेंट कर सकती है, उसे शेयर होल्डर से अप्रूवल लेनी है। अब वो अप्रूवल गोल्ड के लिए भी ले सकती है, शेयर मार्केट वाली चीजों के लिए भी ले सकती है, बॉन्ड्स के लिए, म्यूचुअल फंड सब के लिए ले सकती है। लेकिन अब अगर उसने गोल्ड में इन्वेस्ट कर दिया, गोल्ड मतलब फिजिकल गोल्ड खरीद लिया 1 लाख रुपए 2 लाख के हिसाब से, कल को वो अगर 90,000 होगा तो क्या वो बेच लेगी उसे? नहीं बेचेगी। नहीं बेचेगी, तो फिर तो वो प्रॉब्लम हो गई। तो ये डायरेक्टर्स के ऊपर है, वो परमिशन देंगे कि नहीं। अगर वो रिस्क ले सकते हैं वाला कि भाई 1 लाख की चीज 90 होगी, हमें पैसे की जरूरत पड़ेगी तो बेचनी तो पड़ेगी। तो गोल्ड वैसे भी एक फिक्स एसेट गिनी जाती है, उसे करंट एसेट को, अब यहाँ पर भी झगड़ा शुरू, सर गोल्ड कैसे फिक्स एसेट, गोल्ड तो हमने जो है वो तो करंट एसेट है, कभी भी बेच लो। ठीक है भैया, गोल्ड को करंट एसेट मान लेंगे।
क्योंकि गोल्ड लॉन्ग टर्म के लिए तो खरीदा नहीं होगा, वो करंट एसेट ही है। सर पेज नंबर 235। पेज नंबर 235। हाँ सर। 200 तो पेज भी नहीं है सर इस बुक में शायद। ओ सॉरी सॉरी, ओहो मैंने एनआईएसएम 8 की बुक खोल के बैठा हूँ, भूल गया था आपका बैच आज। ये देखिए एनआईएसएम 8 खोला हुआ है 15, और डिमांड के हिसाब से ही रेट होता है, सबको पता है। पेज नंबर 235 देखिए, ये वो वाला लेसन है कि बनने के बाद आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं। पेज नंबर 235 पे बताइए कहां पर, नीचे या ऊपर? सर एकदम नीचे है, वहां पर देखिए रेगुलेशन 16 एंड 17 करके है ना सर, अप्लाइज। रेगुलेशन 16 एंड 17 पेज नंबर 235 ही है सर। 35 पे तो नहीं मिल रहा। आप 35 पर ही थे। ये 35 आ गया, लास्ट 20 लिखा रहा है मेरे पास तो 35 पे, 20 और 21 आपको रेगुलेशन 16 नीचे 17 सर, नीचे देखिए, नीचे देखिए 232 रेगुलेशन 16 एंड 17 shall apply mutants। इसमें अच्छा ये म्यूटेटिस, अच्छा अच्छा अच्छा, इसके लिए पूरा पैरा पढ़ा देता हूँ एक बार, और ये इंपॉर्टेंट भी है पैरा, इसलिए पूरा पैरा पढ़ा रहा हूँ। रिकमेंडेशन इन पब्लिक मीडिया, देखिए आप लोग रिकमेंडेशन तो दे ही देते हैं, अब इसमें क्या होता है, हो सकता है किसी न्यूज चैनल पे आप रिकमेंडेशन दे तो क्या चीजों का ध्यान रखना है, ये समझा रहे हैं आपको, ध्यान समझ लीजिए। रिसर्च एनालिस्ट आप बन गए, रिसर्च एनालिस्ट और रिसर्च एंटिटी, अगर आप एनालिस्ट हो तो, और अगर आपने एंटिटी बन के पेपर दिया है तो भी, इंक्लूडिंग इट्स डायरेक्टर, अब उस एंटिटी के डायरेक्टर भी, एम्प्लॉई भी, shall disclose the registration status and details of financial interest in the subject company। अगर आप किसी कंपनी में एडवाइस कर रहे हो और आपके उस कंपनी में आपका कोई स्टेटस है, डायरेक्टर हो, एम्प्लॉई हो, कुछ भी हो उस कंपनी के, तो ये बात आपको बतानी पड़ेगी। अगर आपने कुछ शेयर खरीद रखे हैं, उसके एक शेयर भी खरीद रखा है, दो भी खरीद रखे हैं, तो भी आपको बताना पड़ेगा इन द सब्जेक्ट कंपनी, उस कंपनी के में जिसकी आप एडवाइस कर रहे हो। जैसे आप जब भी जी बिजनेस देखते हो और वो जी टीवी के बारे में कुछ बताते हैं तो वो बोलते हैं कि ये हमारे समूह की कंपनी है। ऐसे ही जब सीएनबीसी आवाज देखते हो और वो रिलायंस के बारे में कुछ बोलते हैं तो वो बोलते हैं कि सर ये रिलायंस का मालिकाना हक है सीएनबीसी टीवी आवाज पर। इफ ही मेक्स पब्लिक अपीयरेंस, अगर आप कभी भी कोई पब्लिक अपीयरेंस करेंगे और जिस कंपनी की आप रिकमेंडेशन कर रहे हो उस कंपनी के बारे में अगर आपको कोई फाइनेंशियल इंटरेस्ट है या रजिस्ट्रेशन स्टेटस है, आपका कोई एम्प्लॉय हो, डायरेक्टर हो, कुछ भी हो, तो आपको बताना पड़ेगा। If any company including a director or employee of an investment advisor, अब आप एक इन्वेस्टमेंट एडवाइजर हैं और जिस कंपनी में आप इन्वेस्टमेंट एडवाइजर हैं उस कंपनी के डायरेक्टर, एम्प्लॉई आप खुद, और क्रेडिट रेटिंग एजेंसी भी, या फिर उस कंपनी की क्रेडिट रेटिंग एजेंसी भी, या फिर एएमसी भी, या फिर फंड मैनेजर भी, मेक्स पब्लिक अपीयरेंस, अब वो पब्लिक अपीयरेंस दे रहा है, और मेक अ रिकमेंडेशन, वो रिकमेंडेशन भी दे रहा है, और ऑफर्स एन ओपिनियन कंसर्निंग द सिक्योरिटी और पब्लिक ऑफर्स थ्रू पब्लिक मीडिया, ऑल प्रोविजंस ऑफ जो ऊपर पढ़ाए हैं आपको 16-17 में, शैल अप्लाई म्यूटेंडिस टू हिम, जैसे का तैसा, क्या जैसे का तैसा अप्लाई हो जाएंगे, जो आपने ऊपर पढ़े थे वो। जी सर समझ में आया? वेरी गुड। इसका मतलब होता है कि वैसे जैसा आपने 16 और 17 में पढ़ लिया बिल्कुल वैसा इस पे अप्लाई हो जाएगा, लेकिन इसके हिसाब से वो कन्वर्ट हो जाएगा। मतलब 16-17 में हमने क्या पढ़ा, थोड़ा सा 16-17 भी पढ़ा देता हूँ जिससे कि आपको म्यूटेटिस और मुटेंडिस समझ में आ जाए। 16-17 को मोटा मोटा पढ़ा रहा हूँ, पढ़ना आपने खुद है, देखो बिल्कुल थ्योरी है ये। अब देखो मैंने क्या पढ़ाया उसमें, यही तो पढ़ाया, आप डायरेक्टर, एम्प्लॉय, फंड, एएमसी हो, मैनेजर हो या कुछ भी हो, आपको डिस्क्लोज देना पड़ेगा। इसको पढ़ाने वाला लेसन नहीं है ये, फिर भी जो इंपॉर्टेंट है वो मैं पढ़ा दूंगा। 16-17 देख लीजिए एक बार। 16-17 तो मिला ही नहीं मेरा। लिमिटेशन ऑन ट्रेडिंग बाय रिसर्च एनालिस्ट, ये वही कह रहा है कि अगर आपके पास शेयर हो तो आप नहीं कर सकते, लेकिन यहाँ पर 16 में सिर्फ एनालिस्ट के लिए है। और जब हम आपको 19 पढ़ा रहे थे या कौन सा था वो, उसमें वो म्यूटेटिस लेंटिस, मतलब जितने रिस्ट्रिक्शन खाली रिसर्च एनालिस्ट के लिए 16 और 17 में लिखे हैं वो सारे लिमिटेशन जैसे के तैसे सब पे लग जाएंगे। सब पे मतलब एम्प्लॉय, रिसर्च एनालिस्ट, एएमसी, डायरेक्टर जो भी था वो उसका, है ना, और फंड मैनेजर,
सब पे लग जाएंगे। तो म्यूटेटिस मेंटिस का मतलब जैसे का तैसा ऑल्टर्ड एज स्पेसिफिक, कि जैसे का तैसा सब पे लग जाएगा लेकिन उसे ऑल्टर कर लेंगे इन 3-4 के हिसाब से। बात समझ में हर्षा जी? हाँ सर। 16 और 17 में सिर्फ आरए के बारे में बोला है, लेकिन जो हम पढ़ा रहे थे वो कौन सा था? हम पढ़ा रहे थे 21। तो 21 में बोला है 5-6 आदमियों के लिए, तो वो कह रहे हैं रूल तो 16 और 17 वाले ही चलेंगे, लेकिन म्यूटेटिस का मतलब होता है जैसे का तैसा, और म्यूटेंडिस का मतलब होता है ऑल्टर्ड एज रिक्वायर्ड। तो इसमें क्या होगा कि जैसे का तैसा आपने 16-17 में पढ़ा वो वाले रूल चल जाएंगे 21 में, लेकिन यहाँ पर ये 5 बंदे हैं तो ऑल्टर कर लेंगे उन रूल को इन 5 बंदों के हिसाब से। वहां पर एक बंदे का नाम लिखा था, 5 का समझ लो, और एज इट इज लग जाएंगे यहाँ पर। क्लियर सबको? सबको क्लियर? चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। और कोई क्वेरी किसी की? चलिए क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। हमने आपको डीसीएफ अप्रोच समझा दी थी और वैल्यूएशन प्रिंसिपल वाला लेसन हो गया था। उसके बाद हम इस लेसन पे आ गए हैं। लेसन पूरा थ्योरेटिकल है, थोड़ा बहुत मैं समझाऊंगा, अगर आपको लगेगा पूरा समझाना है तो पूरा समझा दूंगा। यही लेसन है, जरा बताइए। 13th ही कराना, लीगल एंड रेगुलेटरी एनवायरनमेंट, या कोई है बीच में? यही है सर। वेरी गुड। चलिए थोड़ा सा पढ़ा देते हैं। ये स्टार्टिंग के जो 2-4 पैरे हैं ये इंपॉर्टेंट है, तो ये मैं पढ़ा देता हूँ। बाकी थ्योरी है, इसमें बोरिंग सी लगेगी आपको, आप पढ़ लेंगे। अगर आप कहेंगे सर पढ़ाइए तो मैं पढ़ा दूंगा। पेज नंबर क्या? पेज नंबर है सर 25, लीगल एंड रेगुलेटरी एनवायरनमेंट। जब आप आरए बन जाएंगे तो आपने कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस का ध्यान रखना है। वो रूल्स एंड रेगुलेशन का ध्यान रख के ही आप अपनी रिपोर्ट्स पब्लिश कर सकते हैं, आप अपने इंटरव्यू दे सकते हैं, और ये सब चीजें वो है क्या, वो पढ़ा रहे हैं, और इसको ध्यान से पढ़ना है, बनने के बाद ये बड़ा काम है। द सेबी along with their amendment in December 2016 में कुछ amendment भी were introduced to regulate research analyst। तो 2014 में पहली बार आपने आरए बनाकर उसको रेगुलेट करना स्टार्ट किया, और 16 में कुछ अमेंडमेंट आई। In the Indian security market, these rules ensures that the investor receive objective, इन्वेस्टर कौन है? जिसको आप अपनी एडवाइस देते हैं। एक तो उन्हें ऑब्जेक्टिव, ट्रांसपेरेंट एंड कंफ्लिक्ट फ्री रिसर्च रिपोर्ट मिलेगी, एंड दैट एनालिस्ट ऑपरेट विद इंटीग्रिटी, एनालिस्ट जो ईमानदारी से काम करेगा, एंड अकाउंटेबिलिटी, जिम्मेदार भी रहेगा। कल को कुछ ऐसा नहीं पकड़ा जाना चाहिए जैसा संजीव बसिल के साथ हुआ है कि बता रहा है खरीद लो और बेच रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो here are the breakdown of key feature of the changes। क्या की फीचर क्या है और चेंजेस क्या है वो बता देते हैं। पहला, who needs to register। सबसे पहले रजिस्ट्रेशन किसे कराना पड़ेगा? पहला, इंडिविजुअल्स यानी कि आप लोग, और एंटाइटी, या फिर आप किसी कंपनी में अगर जॉब कर रहे हैं तो वो एंटाइटी, इंडिविजुअल्स या फिर एंटाइटी प्रोवाइडिंग रिसर्च रिपोर्ट, जो कि रिपोर्ट बना रही है। अगर आप खुद बना रहे हो रिपोर्ट तो आपको, और अगर आप किसी कंपनी में जॉब कर रहे हो और आपकी तरफ से वो उस कंपनी को, प्रोवाइडिंग रिसर्च रिपोर्ट और मेकिंग रिकमेंडेशन, जो रिकमेंड कर रहा है या फिर जो रिपोर्ट बना रही है रिलेटेड टू सिक्योरिटी, उसको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, उसके बाद ही वो रिकमेंड कर सकता है। इंक्लूड्स, और किसे कराना पड़ेगा? इंडिविजुअल एनालिस्ट को भी, कंपनीज को भी, पार्टनरशिप को भी, एंड एंटाइटीज ऑफरिंग इंडिपेंडेंट और थर्ड पार्टी रिसर्च। जो कंपनी ऐसी हैं जो थर्ड पार्टी रिसर्च भी पब्लिश करती हैं या बेचती हैं, सिर्फ रिपोर्ट किसी और की वो सिर्फ बेचती हैं, तो उनको भी अपना रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा थर्ड पार्टी रिसर्च के बिहाफ पे। मतलब जो आप अपने आप कर रहा है वो फॉर्म भरते हुए बताएगा मैं अपने आप करूंगा, जो कंपनी बन रही है तो वो कह रही कि मैं अपने एम्प्लॉय रखे उनसे करवाऊंगी, और जो सिर्फ बेचने का काम कर रही है कि मैं तो दूसरे की रिपोर्ट को बेचूंगी, वो अपना रजिस्ट्रेशन वही करके करा लेगा। यहाँ तक किसी को कोई क्वेरी? जी क्वेरी बोलिए। कोई क्वेरी नहीं है, चलिए आगे बढ़ते हैं। रजिस्ट्रेशन रिक्वायरमेंट बहुत अच्छी चीजें हैं, देख लीजिए आपके काम की भी है। एक और क्वेश्चन, सर अगर हम रजिस्ट्रेशन ना कराएं तो क्या रिकमेंड नहीं कर सकते? कर सकते हो। अगर आप रिकमेंडेशन देना चाहते हैं तो कोई भी दे सकता है।
है ना। रजिस्ट्रेशन रिक्वायरमेंट क्या है सर? क्वालिफिकेशन, मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है? पोस्ट ग्रेजुएट इन फाइनेंस और रिलेटेड फील्ड। आप पोस्ट ग्रेजुएट हो सकते हो फाइनेंस में, या रिलेटेड फील्ड में, मतलब एमबीए भी हो सकते हो, सीएफए भी हो सकते हो, सीए भी हो सकते हो, वो भी चल जाएगा। और सर इसके अलावा अगर आपके पास 5 साल का रेलिवेंट एक्सपीरियंस भी हो गया तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, आप करा सकते हो इन एक्टिविटीज रिलेटेड टू सिक्योरिटी मार्केट, दोनों में से कोई एक। तीसरी चीज लेकिन मस्ट है, क्या है? मस्ट ऑब्टेन अ रेलिवेंट सर्टिफिकेशन लाइक NISM सीरीज 15। NISM 15 का सर्टिफिकेट आपके पास होगा तो रजिस्ट्रेशन होगा। अब रजिस्ट्रेशन कराने जाएंगे तो सेबी आपसे 2 चीजें मांगेगी, आपकी क्वालिफिकेशन। क्वालिफिकेशन आपके, अगर आप ग्रेजुएट हो किसी भी स्ट्रीम से, ग्रेजुएट हो तो ठीक है, और साइड बाय साइड आपसे 15 का सर्टिफिकेट मांगेगी, और 5 साल का एक्सपीरियंस आपके पास हो तो ठीक है, वरना किसी सीए से या किसी भी बंदे से बनवा देना, हो जाता है। कोड ऑफ कंडक्ट, आपको इन चीजों का ध्यान रखना है। पहला इंटीग्रिटी, मतलब ईमानदारी से काम करना है, या संजीव भसीन वाला काम नहीं करना है। फेयरनेस, डिलीजेंस, मतलब दिमाग लगा के काम करना, और ट्रांसपेरेंसी रखना। अवॉइडेंस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, देखो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट मुझे उस कंपनी की रिकमेंडेशन मत करना जहां पर आप रिलेटेड पार्टी हो। रिलेटेड पार्टी में तो उसके शेयर आपके पास हो, आपकी बीवी के पास हो, आपकी बीवी उसमें डायरेक्टर हो या आप डायरेक्टर हो, आप उसके एम्प्लॉई हो, आपकी वाइफ, आपके रिश्तेदार आपके जो है उसमें एम्प्लॉई हो, तो वो सब काम मत करना, क्योंकि इन सब चीजों से आ जाता है कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। कॉन्फिडेंशियलिटी होता है किसी को कुछ बताना मत। कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ क्लाइंट इंफॉर्मेशन, क्लाइंट की इंफॉर्मेशन कभी किसी को मत बताना। जैसे उस क्लाइंट ने ना 1 करोड़ रुपए कमाए, मैंने कमवाए, ऐसे मत बताना किसी को भी। यहां तक कोई क्वेरी? राधा जी बोलिए। सर NSM 13 की जरूरत है क्या इसके लिए, मेरे के लिए? दोबारा बोलिए मैम। सर NSM 13 की जरूरत है क्या RA के लिए, या डेरिवेटिव और ऑप्शंस करने के लिए? डेरिवेटिव आप NSM में 8 कर देना। 8 जरूरी है। देखिए 8 जरूरी है। मैं आपको बता देता हूँ, रिकमेंडेशन करने के लिए 15 की रिक्वायरमेंट है, और डेरिवेटिव की रिकमेंडेशन करने के लिए साथ में 8 की रिक्वायरमेंट है। ओके, बस है, 13 का जरूरत नहीं। नहीं, आपने 15 कर लिया तो आप आरए बन गए, और अगर आपको डेरिवेटिव ही रिकमेंड करना है, या फिर डेरिवेटिव में PMS करना है, या डेरिवेटिव वाली जॉब करनी है म्यूचुअल फंड में, तो वो 8 रिकमेंडेड है, 8 मांगते हैं फिर आपका, क्योंकि 8 वाले को तो डेरिवेटिव की नॉलेज होगी, जिसने 8 नहीं किया उसे क्या पता डेरिवेटिव क्या है, कैसे काम होता है। ओके, थैंक यू वेरी मच। तो NISM 8 है आपकी नॉलेज बढ़ाने की, सर्टिफिकेशन की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है 8 की। 8 की रिक्वायरमेंट आपको सर्टिफिकेशन की तब पड़ेगी जब आप जॉब कर रहे हो और वहां पर आपको डेरिवेटिव संभालना हो, वरना सिर्फ नॉलेज के लिए 8 होता है, 15 सर्टिफिकेशन के लिए होता है। 15 में आपको नॉलेज के साथ साथ सर्टिफिकेट की भी रिक्वायरमेंट है, उसके बिना आप आरए नहीं बन पाओगे। जी कविता सूर्यवंशी जी बोलिए आपकी क्वेरी। सर ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं हुआ तो सर्टिफिकेट क्वालिफिकेशन नहीं होता है, क्वालिफाइड होता है। आप कह रहे हैं कि अगर 15 नहीं किया तो ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं, आरए के लिए ग्रेजुएशन कंपलसरी है क्या? आरए में रजिस्ट्रेशन करने के लिए अगर आप किसी कंपनी पर जॉब करने चाह रहे हो रिसर्च एनालिस्ट की, या फिर रजिस्टर्ड आरए बनना चाहते हैं, तो पोस्ट ग्रेजुएशन होता है। ग्रेजुएशन से भी रजिस्टर हो रहा है, लेकिन वैसे जो रूल्स है वो पोस्ट ग्रेजुएशन के हैं। और एग्जाम तो दे सकते हैं ना? एग्जाम दीजिए, पास कीजिए, आरए बन जाएंगे आप। रिकमेंडेशन भी कीजिए, लेकिन जो रिकमेंडेशन करेंगे उसके नीचे आप ये नहीं लिख पाएंगे आई एम अ रजिस्टर्ड आरए। आरए लिख दीजिए, आई एम अ रिसर्च एनालिस्ट लिख सकते हैं, सेबी रजिस्टर्ड नहीं लिख सकते। सेबी रजिस्टर्ड कौन होगा? जो अपनी रिपोर्ट्स को बेच रहा है। अगर आप रिपोर्ट नहीं बेच रहे हो, फ्री में दे रहे हो, फ्री में रिकमेंडेशन कर रहे हो, करो, कोई नहीं रोकेगा। रिपोर्ट्स बेचने के लिए, रिपोर्ट बनाकर किसी कंपनी के थ्रू यूज करने के लिए आपका रजिस्टर्ड होना जरूरी है, और रजिस्टर्ड होने के लिए आपको 5 साल का एक्सपीरियंस और पोस्ट ग्रेजुएशन की जरूरत है किसी भी स्ट्रीम से। सर स्ट्रीम की बताइए, मतलब ये कॉमर्स या फिर फाइनेंस होना जरूरी है कि
मैथ्स वाले या बायो साइंस वाले भी कर सकते हैं। सर ऐसा होता है, रूल तो यही है कि आपका कॉमर्स से होना चाहिए या एमबीए होना चाहिए, लेकिन अगर आप ये प्रूव कर दें कि मैंने एक सीए के साल 5 साल जॉब की है, 5 साल का मुझे एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट से भी काम हो जाता है। पोस्ट ग्रेजुएशन के बिना भी सर्टिफिकेट मिल, वो रजिस्ट्रेशन मिल रहा है, ग्रेजुएट को भी मिल रहा है, बीएससी को भी मिल रहा है। अगर आप बंसल को जानते हो, आर के बंसल को, जो जी बिजनेस पे आता है, वो एमएससी पास है, उसके बाद उसने जो है बी फार्मा किया हुआ है, बी फार्मा करने के बाद वो सेबी रजिस्टर्ड है, उसने कोई एमकॉम थोड़ी किया है, वो तो बी फार्मा करके वो तो मेडिकल स्टोर चलाता था, एमआर था वो तो। लेकिन उसके बाद उसने जो है शेयर मार्केट में कूद गया, थोड़ी बहुत नॉलेज ली, NIS में 15 पास किया और बन गया रजिस्टर्ड और चल भी गया। तो वो मतलब पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद फिर वो रजिस्टर्ड हुआ, अदरवाइज वो अगर ग्रेजुएट होता तो रजिस्टर्ड ना होता। नहीं, ग्रेजुएट भी रजिस्टर्ड हो जाते हैं। देखो लिखित में बहुत कुछ है, फिर तो NIS में 15 पिन देना चाहिए आपको, है ना। लेकिन सब रजिस्टर्ड, जब आप अप्लाई करोगे रजिस्टर्ड हो जाओगे, लेकिन अप्लाई आप तब करोगे जब रिक्वायरमेंट होगी आपको, जब कोई कंपनी आपको हायर करेगी तो वो कंपनी की तरफ से अप्लाई करेगी और वहां पर कंपनी के पेपर लग जाते हैं। रजिस्टर आपको भी नहीं पड़ेगी, और अगर पड़ेगी तो कर लेना, एक एमकॉम कितनी देर लगती है। तो फीस भी लगती है सर, रजिस्ट्रेशन और फीस भी लेता है, फीस भी बहुत ज्यादा है। अगर जैसे एमबीए फाइनेंस किया कर ले बंदा तो भी हो सकता है। बिल्कुल चल जाएगा। सर आज मैंने एक न्यूज देखा था, उसमें फ्रंट रनिंग का केस आया, संजीव भसीन के नाम। 3 दिन से चल रहा है सर, वो तो पुरानी न्यूज ना बताया करो, एकदम लेटेस्ट बताया करो। फ्रंट रनिंग क्या होता है, जब कोई फंड मैनेजर मान लीजिए उसे 1000 करोड़ की कोई आइटम खरीदनी है, तो वो क्या करता है, पहले ही खरीद के बैठ जाता है अपने आप और फिर खरीदने की बात करता है। मान लीजिए उसे तो पता है ना, संजीव भसीन का नाम नहीं मैं ले रहा हूँ, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूँ, न्यूज है और सच्ची है, जब सेबी ने दी है तो उसने कराया गड़बड़, फ्रंट रनिंग का मामला। लेकिन मैं आपको समझा रहा हूँ फ्रंट रनिंग है क्या। मान लीजिए मैं आईसीआईसीआई म्यूचुअल फंड का फंड मैनेजर हूँ, अब आईसीआईसीआई वालों ने मुझे फंड दिया, ये लो लगा दो जी, 1 लाख करोड़ रुपया है मेरे पास। अब 1 लाख करोड़ को मैं एक दिन में तो लगा नहीं दूंगा, मैंने सारी कंपनीज में लगा रखा था, मुझे पता है मुझे 5000 करोड़ और लगाना है, और मुझे एक कंपनी पसंद आ रही है, मान लीजिए BHEL। तो मैंने अपने सारे उससे तय करवाया, अपने जो फंड मैनेजर्स थे, बाकी मेरे साथी, उनसे कहा भैया मैं BHEL को रिकमेंड करता हूँ इस 5000 करोड़ लगाने के लिए। तो मुझे पता था मेरे साथी हैं, हाँ तो कर ही देंगे, तो मैंने वो अप्रूवल के लिए डाल दिया कि 5000 करोड़ में खाली अपने आप नहीं लगा पाऊंगा, मुझे 4 बंदों से अप्रूवल लेनी पड़ेगी, 5000 करोड़ में BHEL में लगाना चाहता हूँ। तो मैंने अपने साथियों से कहा भैया मैं अपना रिकमेंड कर रहा हूँ BHEL को, BHEL में 5000 करोड़ इन्वेस्ट करना चाहता हूँ, मुझे अपना रिकमेंडेशन दे दो। 3 दिन बाद वोटिंग हो गई, मैंने डेट फिक्स कर ली, 3 दिन पहले ही मैं खरीद के बैठ गया अपने पर्सनल अकाउंट में। ध्यान समझिएगा, अपने पर्सनल अकाउंट में शिवम गुप्ता का नाम से जो डीमैट अकाउंट था एंजल में, मैंने उठा के उसमें BHEL के 5 या 10 लॉट खरीद लिए, जितने मेरे पास पैसे थे, 10, 20, 50 लाख रुपए मैंने फ्यूचर में खरीद लिया या कैश में खरीद लिया। चाहे फ्यूचर में खरीदूं, चाहे कैश में, और चाहे ऑप्शन में, ऐसा भी तो कर सकता हूँ ना, कॉल ले खरीद के बैठ जाऊं। अब क्या हुआ, 3 दिन बाद मेरी कंपनी ने मुझे रिकमेंड कर दिया, ठीक है जी BHEL में 5000 लगा दो। 5000 करोड़ जब मैं BHEL के शेयर में लगाऊंगा ना, उसमें कैप लग जाएगी 10% की। अब ये बात तो मुझे पहले ही पता थी, कैप लगेगी, और मैं पहले से ही ऑप्शन खरीद के बैठ गया, कॉल ले खरीद गया। मेरी जो 10 रुपए की कॉल थी वो 200 रुपए की हो जाएगी, मेरा पैसा एक ही दिन में 10 गुना। लेकिन अगर मैं ऐसा करता हूं तो उसे फ्रंट रनिंग बोला जाता है, कि आप कुछ बड़ी बाइंग या सेलिंग करने वाले थे, उसके अगेंस्ट में आपने पहली पोजीशन बनाकर बैठ गए, तो ये गलत है। ये फ्रंट, चाहे वो आपका कोई रिलेटिव हो, उसने भी ले लिया हो, तो भी आप उस केस में वो फंसेगा। आप, आपकी बीवी, आपके रिश्तेदार, आपका एम्प्लॉई, या आप किसी कंपनी में डायरेक्टर हैं, उस कंपनी से रिलेटेड कोई आदमी आपसे रिलेटेड मान लिया जाएगा। तो ये हो गया आपका फ्रंट रनिंग का मामला, ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। और ये खरीदते समय भी होता है और बेचते समय भी होता है, लेकिन फैक्ट यही है कि जितने भी ऑपरेटर हैं वो ऑपरेटर नहीं है, वो फ्रंट रनिंग ही करते हैं, बस पकड़े नहीं जाते। और वो ऑपरेटर का जब से ये पढ़ रहे हैं, और ये दूसरा मामला फ्रंट रनिंग का आ गया है। और जब फ्रंट रनिंग में बंदा पकड़ा जाता है तो होता क्या उसके साथ, 1 करोड़ की पेनल्टी लग गई, 50 करोड़ कमाया उसने, 2 करोड़ की लग गई, 10 की लग गई, यही तो होता है। जैसे अभी सर अर्शद वारसी का भी आया था केस। हाँ, कुछ हुआ
बैन का सब बैन बोल देते हैं, बैन कर दिए। बैन कर देते हैं बस, और फिर वो किसी और के नाम पे करता है। ओके, और बैन भी कोई जिंदगी भर के लिए थोड़ी करते हैं, 1 या 2 साल के लिए करते हैं। इतना तो वैसे ही हम कर लेते हैं। यस सर। चलिए बढ़ते हैं जी, और कोई क्वेरी तो नहीं है एक्चुअली कल? हाँ तो बोलिए। ये सर्टिफाइड अगर नहीं हो तो रिकमेंडेशंस दे सकते हैं क्या, और उसके लिए फिर फीस ले सकते हैं? अगर आप सर्टिफाइड नहीं हैं तो आप रिकमेंडेशन दे सकते हैं, लेकिन फीस नहीं ले सकते। ऑन ओके ओके ओके। एक वर्ड को नोट कर लेना, ऑन पेपर्स। ऑनलाइन तो इतने सारे लोग पढ़ाते हैं, वो सेबी रजिस्टर्ड तो नहीं होंगे सर? नहीं, पढ़ाने के लिए रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं है। अगर पढ़ाने के लिए रजिस्ट्रेशन? ना ना ना, रिकमेंडेशन देने के लिए रजिस्ट्रेशन की जरूरत है, पढ़ाने की फीस ले सकते हो। अच्छा, मैं रजिस्टर्ड नहीं हूँ, अच्छा। तो मैं पढ़ाने की फीस ले रहा हूँ। आगे बढ़ते हैं जी, आगे बढ़ते हैं जी। डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट क्या है? रिसर्च एनालिस्ट को डिस्क्लोज करना पड़ेगा अगर उसका कोई पर्सनल इंटरेस्ट है इन द सिक्योरिटी बीइंग एनालाइज्ड, जिसकी वो रिकमेंडेशन दे रहा है। अगर आपको उसमें कोई पर्सनल इंटरेस्ट है तो बताना पड़ेगा। कंपनसेशन और इंसेंटिव टाइड टू स्पेसिफिक सिक्योरिटी, अगर उस स्पेसिफिक सिक्योरिटी पे कोई इंसेंटिव या कंपनसेशन आपको मिलता हो उसके बेचने पे, तो ये बात आपको पहले ही बतानी पड़ेगी। आपने सुना होगा ना, जब कोई रिसर्च एनालिस्ट कहता है इस कंपनी का आईपीओ आने वाला है और इसे खरीदना चाहिए हमारे रिकमेंडेशन के साथ, लेकिन साथ में ये भी बताता है कि इस कंपनी का जो बेचने का काम है वो हमारे जिम्मे है और ये हमारे को इसमें हमें कमीशन भी मिलेगी। ये वाली बात बताई जाती है कि हम उस कंपनी के, उस वर्ड को मुझे याद नहीं आ रहा, वो कंपनी के वो पूरा का पूरा स्पॉन्सर्स हैं बेचने के लिए। तो वो पूरी बात बताकर चलते हैं कि हम इस कंपनी के स्पॉन्सर हैं, हम रिकमेंड तो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम ही इस कंपनी के स्पॉन्सर हैं। ठीक सर, ये बुक बिल्डिंग प्रोसेस क्या होता है? चलिए, इतने हमारे हैंग चल रहे हैं, बुक बिल्डिंग समझा देते हैं। सेबी का रूल है कि अगर कोई भी आईपीओ आया ना, मान लीजिए आपने 1000 करोड़ शेयर इशू किए और 1000 करोड़ में से 900 करोड़ शेयर के पैसे मिल भी गए या 800 करोड़ के पैसे मिल गए, और लोगों ने एप्लीकेशन नहीं करी। आपने सुना है ना 10 गुना अप्लाई हो गया, 20 गुना अप्लाई, ऐसा भी तो हो सकता है ना कि पूरे पैसे ही ना आए। कंपनी ने 1000 करोड़ शेयर इशू करे लेकिन 800 करोड़ ही एप्लीकेशन आई, बस 200 करोड़ कम रह गई, तो फिर क्या करेगी कंपनी के 800 करोड़ को दे देगी शेयर। तो सेबी का रूल क्या है कि ओवर सब्सक्रिप्शन तो कितना भी हो सकता है, ओवर सब्सक्रिप्शन हो तो आप प्रोराटा कर दोगे। प्रोराटा मतलब जिसने 10 अप्लाई करे तो उसे 1 मिल जाएगा, मतलब प्रोराटा कर दोगे अपने हिसाब से, जिसने ज्यादा अप्लाई करोगे उसे कम दे दोगे। लेकिन अगर अंडर सब्सक्रिप्शन हुआ, अंडर सब्सक्रिप्शन मतलब हमने 100 शेयर इशू करे थे, 80 के ही पैसे आए, इसे बोलते हैं अंडर सब्सक्रिप्शन। तो वो कहती है कि मिनिमम सब्सक्रिप्शन 90% होना चाहिए, लिख लीजिए कहीं पर, मिनिमम सब्सक्रिप्शन 90% होना चाहिए। अगर 90% से कम सब्सक्रिप्शन आपके पास आया तो सेबी ने कहा है सारे पैसे वापस कर दो। अगर 90% से कम सब्सक्रिप्शन आएगा तो सेबी की रूलिंग है सारे पैसे वापस, और अब वो कंपनी दोबारा कभी आईपीओ ला नहीं पाएगी। कुछ सालों की लिमिट है, उतने साल से पहले वो कंपनी आईपीओ नहीं ला पाएगी। अगर एक बार उसका आईपीओ फेल हुआ तो, और मिनिमम सब्सक्रिप्शन है 90%, अगर 90% हो गया फिर कोई बात, 90% शेयर दे दो। 90 से एक शेयर भी कम हुआ तो पूरा सब्सक्रिप्शन फेल हो जाएगा और वो कंपनी बाहर हो जाएगी दोबारा एप्लीकेशन करने के लिए कुछ सालों के लिए, शायद 5 साल वो लिमिट है। 5 साल बाद आप दोबारा से अप्लाई कर सकते हो, वो सेम कंपनी। तो अब क्या करती है कंपनी, ये रिस्क लेती नहीं है कि हमारा सब्सक्रिप्शन फेल हो जाए। वो क्या करती है, किसी बैंक को पकड़ती है और बैंक से कहती है भैया देख, कल को मेरे शेयर बिके या ना बिके तू खरीदेगा, स्पॉन्सर बना लेती है उसे अपना। तो बैंक कहता है ठीक है जी, मैं देखता हूँ किस रेट पे मैं बेच पाऊंगा। तो कंपनी कहती है ठीक है, तू बता किस रेट पर बेच पाएगा। फिर बैंक तय करता है भैया हम इस रेट पर निकाल लेंगे। तो कंपनी भी कहती है इससे कम पे तो मैं इशू लाऊंगी ही नहीं। तो मान लीजिए कंपनी ने कहा मैं 800 से कम पे इशू नहीं लाऊंगी, लेकिन मैं 1000 पे बेचना चाहती हूँ। तो बैंक एक बुक बिल्डिंग प्रोसेस स्टार्ट करेगा, मार्केट में ऐड करेगा, आप लोगों को बताएगा और मार्केट में पूछेगा कौन कौन इस कंपनी के शेयर खरीदना चाहता है। अगर
प्राइस रेंज 800 से 1000 रुपए के बीच में और किस रेट पर खरीदना चाहता है। फिर जो बड़े बड़े फंड मैनेजर्स होंगे, बड़े बड़े बैंक्स होंगे, अलग अलग कंपनियां होंगी, इन्वेस्टर्स होंगे बड़े बड़े, वो उस बैंक को बताएंगे कि हम इस कंपनी की बैलेंस शीट वगैरह सब चीज होगी, पूरी मीटिंग होगी, वो पूरी प्रेजेंटेशन देंगे, इस कंपनी में कैसे प्रॉफिट होगा इन फ्यूचर, क्या टारगेट है, सब बताएंगे। तो वो लोग अपने बिड्स करेंगे, मैं 800 में खरीदने का तैयार हूँ, मैं 850 में, मैं 900 में, मैं 950 में, ऐसे करके। तो 50% तो वो शेयर ऐसे ही बिक जाएंगे बिना आईपीओ के, प्राइवेट प्लेसमेंट के थ्रू। तो बैंक कहेगा ठीक है, अच्छा आप कितने खरीदोगे, 850 में कितने खरीदोगे, मैं 1 करोड़ खरीद लूंगा। 1 करोड़ तो नहीं 850 में दूंगा, लेकिन अगर आप 2 करोड़ खरीद लोगे तो मैं 850 में दे दूंगा। ऐसे करके बार्गेनिंग करके कम ज्यादा करके आधी कंपनी के शेयर तो बैंक ऐसे ही भेज देता है बुक बिल्डिंग प्रोसेस में। ये बुक बिल्डिंग प्रोसेस क्या है कि कितने में आप खरीदना चाहते हो, आप मुझे एक थोड़ी सी अंदाजा दे दो, फिर मैं सोचूंगा कि देना है कि नहीं। ठीक है, तो बुक बिल्डिंग प्रोसेस वो है कि चेक करना, अपने शेयर की डिमांड चेक करना। और कौन करता है ये, स्पॉन्सर बैंक करता है। तो बैंक क्या करता है, उस कंपनी के शेयर को कुछ को तो प्राइवेट प्लेसमेंट के थ्रू भेज देता है, और जो बचे हुए हैं उसकी गारंटी वो ले लेता है कि भैया तेरे बिके या ना बिके मैं भी ले लूंगा। फिर वो जितने भी आईपीओ में शेयर जाएंगे जो आप लोग लेते हो, उस बैंक को मिलता है कमीशन। बैंक को मिलता है कमीशन। शेयर्स के केस में वो 1% से ज्यादा नहीं हो सकता, और बॉन्ड्स के केस में, डिबेंचर्स के केस में वो आधा % से ज्यादा नहीं हो सकता। सेबी की रूलिंग है। ठीक है, तो वो जो भी कमीशन होता है वो आधा % भी तय हो सकता है, 1% भी तय हो सकता है, एक से ज्यादा तो हो ही नहीं सकता। तो आधा, पौना, 10 पैसे, 20 पैसे, जो भी आपके बीच में तय हुआ होगा वो बैंक को मिल जाता है। और अगर आपकी एप्लीकेशन कम रह जाती है तो बैंक उस एप्लीकेशन को पूरा करके 100% सब्सक्राइब करने की गारंटी उस बैंक की होती है। इसीलिए आपने आज तक कभी ऐसा सुना ही नहीं कि कोई आईपीओ फेल हुआ। ठीक, लेकिन आपने ऐसा सुना है कि एक आईपीओ विड्रॉ कर लिया, पहले से अनाउंस किया हम आईपीओ लाएंगे, लेकिन वो आईपीओ आने से कंपनी आईपीओ लाई, उसमें क्या हुआ होगा, स्पॉन्सर बैंक और कंपनी के बीच में रेट नहीं बना। स्पॉन्सर बैंक ने कहा होगा मैं 700 रुपए में गारंटी दूंगा, और कंपनी के ना भैया 1000 से कम नहीं दूंगी। तो उनके बीच में रेट ही नहीं बना, उन्हें कोई स्पॉन्सर बैंक ही नहीं मिल पाया, और बिना स्पॉन्सर बैंक के अब आईपीओ नहीं आते। सर मैंने सुना है कि इन्फोसिस का जब आईपीओ आया था अंडर सब्सक्राइब हुआ था। नहीं नहीं, अंडर सब्सक्राइब नहीं हुआ था। इन्फोसिस में तो लोगों को शेयर भी पूरे नहीं मिले थे। मेरे दादाजी के पास थे, उनके, उन्होंने अब तक भी नहीं बेचे इन्फोसिस जो आईपीओ में मिले थे। उस वक्त तो एक्चुअली आईटी इंडस्ट्री के बारे में किसी को पता भी नहीं था ना। नहीं नहीं, इन्फोसिस तो सर देखो, पढ़े लिखे लोग हर टाइम पर थे। ठीक है ना, मैं ऐसे ऐसे लोगों को जानता हूँ जिन्होंने आईटीसी का शेयर आईपीओ से रख रखा है आज तक। उनके 100, जिन्होंने सिर्फ 10,000 लगाए थे उनके अरबों खरबों बन गए हैं, लेकिन उन्होंने आज तक एक शेयर भी नहीं बेचा। उन्होंने मुझे बताते हैं वो लोग, हमने पूरा लॉट अप्लाई करा था, लेकिन हमारे को तो पूरे मतलब 1000 अप्लाई करे थे, 300 ही मिल पाए थे। तो 333 जो शेयर मिले थे आज तक है उनके पास, उसमें बोनस मिल गया, ये मिल गया, वो मिल गया, वो बदल बदल के वो 333 वाली उनके 40-50 हजार हो गए शेयर, लेकिन एक सिंगल शेयर भी उन्होंने आज तक नहीं बेचा। डिविडेंड खाते रहते हैं। तो बताते हैं मेरे दादाजी ने लिए थे 10,000 रुपए का आईपीओ लगाया था, लग गया था उनका, 10,000 रुपए लगे थे और देखो अरबों खरबों हो गए। तो कहते हैं 4-4 लाख तो डिविडेंड ही आ जाता है हर साल। तो आप इन्फोसिस तो उसके बाद ही आया। इन्फोसिस के भी शेयर, मैं ऐसे लोगों को जानता हूँ जिनके पास इन्फोसिस का भी आईपीओ, मतलब आईपीओ में पैसा लगाते थे और बेचते नहीं थे। उनके पास आईटीसी पड़ा है, इन्फोसिस पड़ा है, और तो और ये पड़ा है, आइशर मोटर पड़ा है, एमआरएफ पड़ा है आईपीओ के टाइम का। मैं ऐसे ऐसे लोगों को जानता हूँ, मेरे अड़ोसी पड़ोसी ही हैं सहारनपुर में, और उन्हें इन सब कंपनियों की इतनी ज्यादा नॉलेज है, इतनी तो मुझे नहीं है। मैं जब मुझे कोई दिक्कत आती है तो उनके पास पहुंच जाता हूँ। मैंने कहा अंकल जी जरा बताना क्या होएगा इसमें, तो वो मुझे समझाते हैं पुरानी पुरानी बातें। उनकी एज 80 साल की है ना, तो ऐसा नहीं है। और अंडर तो हुआ ही, ये तो कन्फर्म है। सर ऐसा भी हो सकता है क्या कि अनलिस्टेड शेयर्स भी इतने बिक जाए कि आईपीओ की जरूरत ही ना पड़े? बिल्कुल, अगर अनलिस्टेड शेयर डायरेक्ट ही बिक जाएंगे तो आईपीओ की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आईपीओ का मतलब क्या है, बेचना ही तो है बस। अगर कंपनी के शेयर ऐसे ही बिक गए, उसे लिस्ट करने की जरूरत क्या है? लिस्ट कराती है तो कंपनी की टेंशन बढ़ जाती है। टाइम से बिल्कुल रिजल्ट निकाल लो, फिर रिजल्ट को पब्लिश करो, हर मीटिंग का सारी डिटेल सेबी को बताओ, बहुत टेंशन बढ़ जाती है। कंपनी चाहती है लिस्ट हो ना। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। तो बुक बिल्डिंग प्रोसेस आपको अच्छे से समझ में आ गया है।
डिस्क्लोजर अभी कितना परसेंट तक परचेज कर सकते हैं स्पॉन्सर्ड बैंक मैक्सिमम मैक्स? क्या पूछा आपने? मैम वंस मोर। हेलो हाँ मैम। सर, अभी ब्लॉक बिल्डिंग में स्पॉन्सर्ड बैंक आ रहा है वो बुक बिल्डिंग कितना परसेंट बुक बिल्डिंग में कितना परसेंटेज तक बैंक ले सकते हैं परचेजिंग ऑफ शेयर? ओनली 1%. 1% ऑफ द टोटल अमाउंट। 1% of the total. और डिबेंचर्स के केस में आधा %, 0.5। Okay. हाँ जी, इसके बाद आ जाते हैं थोड़ा सा यहाँ पे रिकॉर्ड कीपिंग। अब आपको क्या करना होता है, जितनी भी आपने रिकमेंडेशन दी है कहीं पर भी रिकॉर्ड कीप करके रखना पड़ता है। उसका मैंने कितने रुपए की रिकमेंडेशन दी थी, कौन सी कंपनी पे दी थी, ये सब आपको बना के रखना पड़ता है। रिकॉर्ड कीप करना पड़ता है और ऑडिट कराना पड़ता है। मेंटेन रिकॉर्ड ऑफ रिसर्च एक्टिविटीज फॉर एटलीस्ट 5 ईयर। 5 साल के तो रिकॉर्ड संभाल के रखने पड़ते हैं। सब्जेक्ट टू पीरियडिक ऑडिट बाय सेबी, और सेबी उसको ऑडिट भी कर सकती है। सेबी अपना ऑडिटर भेजती है और ऑडिट भी करती है कि आपने जो जो रिकमेंडेशन दी थी उनको संभाल के रखते हो कि नहीं। चाइनीज वॉल तो सबको पता है, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, पेपर में आता भी है। चाइनीज वॉल पॉलिसीज। और आपने जो रिसर्च की है वो किसी आपके एम्प्लॉय को नहीं पता चलनी चाहिए जब तक कि आप उसे पब्लिश ना कर दो। रिसर्च एनालिस्ट वर्किंग विद इन द ब्रोकिंग फर्म, जो ब्रोकिंग फर्म में काम भी कर रहा है, मस्ट मेंटेन द इंडिपेंडेंस फ्रॉम ट्रेडिंग। एक तो ट्रेडिंग नहीं कर सकता वो अपने रिसर्च से, सेल नहीं कर सकता, एंड इन्वेस्टमेंट बैंकिंग एक्टिविटी भी नहीं कर सकता, टू अवॉइड कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। ऐसा रिसर्च एनालिस्ट जो ब्रोकिंग फर्म में काम करता हो वो ट्रेडिंग, सेल्स और इन्वेस्टमेंट बैंकिंग वाली एक्टिविटी नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसने रिकमेंडेशन देनी है। तो जो रिकमेंड करेगा वो 3 काम नहीं करेगा। चलिए, चाइनीज पॉलिसी को बोलते हैं ना, दोनों काम अलग अलग बंदों को दे दो जिससे कि मिक्स ना हो। अमेंडमेंट्स। सेबी इशूड अ नोटिफिकेशन 30 दिसंबर 2016 में, ये नोटिफिकेशन आई थी क्या, ग्रुप एंटाइटी पे क्लैरिफिकेशन आई थी क्या, रिसर्च एनालिस्ट वर्किंग फॉर अ ग्रुप एंटाइटी। अगर आप किसी कंपनी के लिए काम कर रहे हो, यानी कि सब्सिडरी ऑफ अ ब्रोकरेज फर्म के लिए काम कर रहे हो और बैंक के लिए कर रहे हो, तो मस्ट नॉट प्रोवाइड रिकमेंडेशन, तो वो रिकमेंडेशन नहीं देगा दैट बेनिफिट द पेरेंट और अफिलिएट ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट फर्म। वो उन सब की रिकमेंडेशन देगा ही नहीं जिससे उस कंपनी को या उसकी पेरेंट कंपनी को या फिर अफिलिएटेड ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट फर्म्स को कोई प्रॉफिट हो जाए, अनलेस प्रॉपर डिस्क्लोजर्स एंड फायरवॉल आर इन प्लेस। या फिर पूरा डिस्क्लोजर दे देना, मैं इस कंपनी में रिसर्च एनालिस्ट हूं और मेरे से जुड़ा हुआ हूं, मेरी सब्सिडरी है, आप अपना सोच समझ के इन्वेस्ट करें, मैं तो बता ही रहा हूं। ऐसे करके पूरा डिस्क्लोजर दोगे तो कर सकते हो, वरना तो दोगे ही नहीं। एडवर्टीजमेंट्स। हाँ, कोई कुछ पूछ रहा था क्या? फायरवॉल प्लीज। फायरवॉल्स मतलब कि किसी को कुछ पता नहीं चलना चाहिए। फायरवॉल्स होती है ना जो आपके अंदर, आपके सिस्टम में वायरस नहीं आने देती। फायरवॉल्स का मतलब रुकावट, कि किसी को कुछ पता ना चले। चाइनीज वॉल का ही काम होता है वो, कि आपको जो पता है वो आपकी कंपनी में चलना चाहिए। क्लियर? एडवर्टीजमेंट्स एंड प्रमोशंस। एडवर्टीजमेंट और प्रमोशन करते हुए भी ध्यान रखना है क्या, रिस्ट्रिक्शन ऑन प्रमोशनल और मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट। ऐसी कोई एडवर्टीजमेंट मत कर देना जो मिसलीडिंग हो। रिसर्च रिपोर्ट से रिलेटेड मस्ट इंक्लूड द डिस्क्लेमर, और रिपोर्ट के नीचे डिस्क्लेमर जरूर होना चाहिए। एंड अवॉइड लैंग्वेज दैट इंप्लाइज गारंटीड रिटर्न्स। और आपकी रिपोर्ट में कहीं पर भी गारंटी रिटर्न जैसी कोई चीज समझ में ना आए, ना ही आपने कहनी है, ना ही आपने घुमा फिरा के कहनी है। ये मत सोचना गारंटी रिटर्न नहीं लिखूंगा लेकिन कुछ और लिख दूंगा, कुछ और भी नहीं लिखना, गारंटी वर्ड तो लिखना ही मत। ठीक है, कंफर्मेशन तो किसी चीज की देना ही मत, और नीचे डिस्क्लेमर जरूर दे देना कि सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, ये भैया ये तो मार्केट है, इसमें लॉस हो सकते हैं, सब्जेक्ट टू मार्केट, रीड द स्कीम रिलेटेड डॉक्यूमेंट केयरफुली एंड आस्क योर फाइनेंशियल एडवाइजर। ये सब चीजें लिख देना, चाहे आप पे कितना भी विश्वास करता हो, आपने यही बोलना है अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस लेने के बाद ही इन्वेस्ट करें। चाहे आप ही हो उसके फाइनेंशियल एडवाइजर, तब भी उसके नीचे लिख के देना कि भैया मेरी गारंटी नहीं है, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह ले लें। फिर वो कहेगा सर वो तो आप ही, अरे भाई तो लिखना पड़ता है, ऐसे बता देना।
ठीक है, चलिए। सिंप्लीफाइड रजिस्ट्रेशन फॉर इंडिपेंडेंट एनालिस्ट, जरा ध्यान समझिए, आपके लिए है। अगर आप इंडिपेंडेंट एनालिस्ट हो तो फिर आपके लिए सिंप्लीफाइड रजिस्ट्रेशन आ गया। क्या? eased compliance burden for individual analysts with limited client base and simpler business model. Focus remains on transparency and disclosure, not heavy regulation. कह रहा कोई heavy regulation नहीं है, पोस्ट ग्रेजुएशन की भी जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, जाके फॉर्म भरना, पैसे देना, रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। ठीक है, लेकिन छोटे मोटे ही क्लाइंट, अगर क्लाइंट हो गए ज्यादा, पैसे मिलने लगे ज्यादा, तो फिर वही सारे रूल लग जाएंगे। समरी सर, बस ये सारे रूल इसीलिए बनाए गए जिससे आप कुछ गलत काम ना करो, इथिकल स्टैंडर्ड और कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट ना हो, बस। एप्लीकेशन ऑफ फॉर ग्रांट ऑफ सर्टिफिकेट, पहले तो आप रजिस्ट्रेशन कराओगे, फिर अप्लाई करोगे, सर मेरा सर्टिफिकेट तो दे दो मुझे रजिस्ट्रेशन करने के बाद। तो उसमें क्या है, एनी पर्सन हु इंटेंड टू एक्ट एज रिसर्च एनालिस्ट, अगर कोई भी बंदा है जो आरए बनना चाहता है और रिप्रेजेंट आरए एंटाइटी को रिप्रेजेंट करना चाहता है, मस्ट अप्लाई फॉर रजिस्ट्रेशन। पहले तो आप रजिस्ट्रेशन कराओगे बिफोर कमेंसिंग बिजनेस, बिजनेस करने से पहले ही। हु अप्लाई, इंडिविजुअल हो, चाहे पार्टनरशिप हो, चाहे लिमिटेड एलएलपी हो या बॉडी कॉर्पोरेट हो, कंपनी, सबको रिसर्च रिपोर्ट इसको देनी है, रिकमेंडेशन देनी है। पब्लिश और कम्युनिकेट रिसर्च एनालिसिस टू द पब्लिक और स्पेसिफिक क्लाइंट, अगर किसी क्लाइंट को या पब्लिक को देनी है आपने अपनी रिपोर्ट्स बना के, तो भैया फिर उसके लिए आपको करना पड़ेगा रजिस्ट्रेशन। एप्लीकेशन प्रोसेस क्या है, फॉर्म ए है वो भर देना, प्रिस्क्राइब्ड फी है जो कि नॉन रिफंडेबल है, ठीक है, वो दे देना। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन बताना, रेलिवेंट एक्सपीरियंस बताना, सर्टिफिकेट बताना NISM 15 का, और डिटेल्स ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, आपने कहाँ ऑफिस बनाया, पॉलिसीज क्या है, कंप्लायंस ऑफिसर वगैरह सब बता देना। ठीक है जी, बता देंगे, 10 रुपए के स्टैम्प पेपर पे लिख के दे देना, ये सब चीज आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। एप्लीकेशन और क्या बताना है सर, बिजनेस प्लान बताना है, आप कैसे करोगे, छोटे लेवल पे करोगे कि बड़े लेवल पे करोगे, ऑर्गेनाइजेशनल तरीके से करोगे कि क्या रिपोर्ट बना कर बेचोगे, किसी बैंक से रिलेटेड हो क्या, बैंक से जुड़े हुए हो क्या, ये सब बता देना। अगर आप छोटे लेवल पे करोगे तो फिर आप पे ज्यादा लोड नहीं पड़ेगा, ज्यादा चीजें आपसे नहीं पूछी जाएंगी। लेकिन अगर आपने बताया मैं किसी बैंक के साथ जुड़ूंगा या किसी कंपनी के साथ जुड़कर मैं रिपोर्ट निकालूंगा, तो फिर तो सारी चीजें पूछेंगे, उस कंपनी के भी डॉक्यूमेंट ले आओ। इन्फॉर्मेशन ऑन पास्ट रेगुलेटरी एक्शन, अगर आपके ऊपर कोई हुआ या क्रिमिनल प्रोसीडिंग आपके ऊपर कोई हो तो वो भी बता देना। डिटेल्स ऑफ ग्रुप एंटिटी बताना, एफिलिएट्स बताना, इन्वॉल्व सिक्योरिटी मार्केट, अगर आपसे कोई रिलेटेड कोई बंदा वहां पे ब्रोकरिंग फर्म या किस तरह का काम कर रहा हो तो वो भी बताना पड़ेगा। और चाइनीज वॉल पॉलिसी भी बतानी पड़ेगी, सर आप अपनी चीजों को कैसे बचाओगे लोगों से। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है सर, वो देख लीजिए। एजुकेशन क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस देखा जाएगा आपका, एप्रोप्रिएट सर्टिफिकेशन होना चाहिए NISM 15 का, और कोई है ही नहीं। एडिक्वेट इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, मतलब ऑफिस होना चाहिए, उसमें कंप्यूटर कम से कम होना ही चाहिए। कोई रेगुलेटरी या लीगल डिस्क्वालिफिकेशन नहीं होनी चाहिए, आपके ऊपर मर्डर का केस चल रहा होगा तो आपको ये नहीं मिलेगा। एडिक्वेट कैपिटल रिस्क मैनेजमेंट पॉलिसी भी होनी चाहिए। कैपिटल कितनी है बताइए जरा, कोई है क्या? RA होने के लिए कैपिटल रिक्वायरमेंट क्या है सर? 1 लाख। अरे तुक्का थोड़ी मारना है, किसी को पता हो तो बताओ। उसके लिए कैपिटल क्यों चाहिए सर? कैपिटल की तो जरूरत नहीं होनी चाहिए। 1 या 2 लाख है सर, 1 या 2 लाख है। बता देता हूँ जी क्या है। हाँ सर। कम से कम 1 लाख रुपए की टेंजिबल एसेट होनी चाहिए आपके पास। टेंजिबल का फिक्स एसेट या फिर वो कंप्यूटर भी हो सकता है। 1 लाख रुपए की तो टेंजिबल एसेट होनी चाहिए। और अगर आप LLP हो तो आपकी नेटवर्थ होनी चाहिए मिनिमम 25 लाख की। अगर आप इंडिविजुअल हो तो 1 लाख, अगर आप LLP बना के कर रहे हो काम तो 25 लाख। बस ये सर सही बताया था ना सर। तो 25 लाख वाली बात कौन बताएगा? अगर आप LLP क्या है? LLP लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, कल ही तो बताया था। अच्छा आपको नहीं पढ़ा है लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप? ओहो, कौन बोल रहे थे जरा बताना। धीरज जी आप 8 वाले बैच में हैं? हाँ जी, कल थोड़ा लेट ज्वाइन हुआ। ओके, तो मैंने पढ़ाया तो पहली क्लास में था LLP। 8 चालू हो गया क्या सर? कौन बोला ये? सचिन जी आपको नहीं पता? नहीं, मैं अभी 4-5 दिन नहीं था ना। ओके, 2 क्लासेस हो गई हैं। ओके, आपने ज्वाइन नहीं किया? नहीं मेरी सर से बात हुई थी, मैं ज्वाइन करूंगा करके, लेकिन अभी मैं 4-5 दिन बाहर चला गया था ना, इसलिए कोई आगे बात ही। चला जाओ सर, आप कल से जाओ। आपका तो याद किया जा रहा है, मैं सोच तो रहा था सचिन जी उस क्लास में क्यों नहीं है।
नहीं, आऊंगा मैं बात करता हूँ। 2 क्लासेस की कब कब है? वीक में 3 दिन है ना सर? हाँ, वीक में 3 दिन, एक दिन ये है, एक दिन वो है। एक और चीज, जो 2 क्लासेस अभी मैंने दी है वो बेसिक थी, जो आपने NSA 15 में पढ़ लिया है। अभी मैंने डेरिवेटिव नहीं शुरू किया, कल शुरू होगी क्लास, वो की है, वो जरूर ले लेना। पंकज सर से बात करके अपने आप को ग्रुप में ऐड करवाओ। चलिए सर, ऑडियो की बड़ी दिक्कत आ रही है, आपकी आवाज ना समझ नहीं आती। सर, अगर मैंने इसका solution निकालो सर। मैं अगर कोई माइक वगैरह लेने की सोच रहा हूँ, लेकिन जो मैंने हेडफोन वगैरह ले लिए हैं उसमें ये प्रॉब्लम है, अगर मैं उससे करता हूँ तो मेरी आवाज तो साफ समझ में आएगी, लेकिन जितना भी आप लोग बोल रहे हैं फिर वो नहीं आएगा, वो उसमें आएगा ही नहीं। तो लोगों की जैसे वो पॉडकास्ट होती है, कितनी अच्छी आवाज आती है, पता भी नहीं चलता। हाँ, ये जो सर दिखा रहे हैं ना, इससे सिर्फ मेरी आवाज रिकॉर्ड हो रही है, आपकी आवाज तो आनी बंद हो जाएगी, वो तो मेरे कान में आएगी ना आपकी आवाज, तो इसलिए वो रिकॉर्ड नहीं होगी। तो सर इम्पोर्टेंट तो आपकी आवाज। लैपटॉप की स्पीकर पे आएंगे ना सर। माइक का ही तो यूज कर लो आप। माइक होते हैं जैसे। ऐसे कैसे कर दूं कि मतलब मेरी आवाज तो रिकॉर्ड हो उससे और आपकी आवाज आ जाए लैपटॉप से, ऐसे कैसे आएगी? मतलब आपकी जो आवाज ना बिल्कुल ही दम सी हो जाती है, तो बेसिकली तो समझना तो आपसे ही है। हाँ, नहीं कोई बात नहीं, उसका एक तरीका है, आप लोग अपना काम खत्म होने के बाद म्यूट कर लें। जितनी देर आप लोग म्यूट रहते हैं उतनी देर मेरी आवाज साफ समझ में आती है। जब एक बंदा भी अनम्यूट करता है ना, तो मेरी आवाज साफ आनी बंद हो जाती है। तो ये जो सोचते हैं ना मैं शांत बैठा रहूंगा अनम्यूट करके, वो मत करो, म्यूट रहें, जरूरत पड़ने पर अनम्यूट करें। तो अभी सब म्यूट है ना? देखो विनीत जी थे, नहीं थे, अभी भी करा उन्होंने। चलिए जी, बढ़ते हैं आगे थोड़ा सा। सेबी रिव्यू करेगी, सेबी चेक करेगी आपकी एप्लीकेशन को। सेबी एग्जामिन द एप्लीकेशन में आस्क फॉर एडिशनल डॉक्यूमेंट, अगर उसे कुछ लगे तो कुछ और भी मांग सकती है, और अगर वो सेटिस्फाई होगी तो सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन फॉर्म बी में आपको बनाकर दे देगी, और उस दिन से आप क्या हो जाओगे? रजिस्टर्ड आरए। उस दिन से आप रजिस्टर्ड हो जाओगे, रजिस्टर्ड आरए हो जाओगे। ठीक है, 1 लाख रुपए की कैपिटल भी चाहिए, मतलब 1 लाख रुपए की टेंजिबल एसेट की लिस्ट भी बनाकर दे देना। उसमें सबके सब पता क्या लिखते हैं 1 लाख रुपए में? लैपटॉप है सर मेरे पास। 1 लाख रुपए का सबके सब लैपटॉप ही दिखाते हैं, चाहे किसी पे कुछ हो ना हो, सीधे 1 लाख रुपए का लैपटॉप, चाहे 30,000 वाला ही लिया हो, क्योंकि और कोई टेंजिबल एसेट क्या दिखाओगे? लैपटॉप प्रिंटर के अलावा एक एनालिस्ट के पास होगा क्या? फर्नीचर। थोड़ा बहुत फर्नीचर दिखा दोगे, 10-5 हजार रुपए का, 20,000 रुपए का। ऑफिस तो दिखाना ही है, तो आप क्या दिखाओगे वहां पर? लिस्ट क्या बनाओगे? 10,000 रुपए का फर्नीचर, 15-20 का दिखा देना, और 60-70 हजार रुपए का लैपटॉप, 20,000 रुपए का प्रिंटर, हो गया 1 लाख पूरा। ठीक है, बिल थोड़ी देना है, सिर्फ लिख के तो देना। उसके लिए आरए का टेस्ट पास करना पड़ेगा सर। आरए का टेस्ट पास करने के बाद ये कंपल्सन है सर, 1 लाख। क्या 1 लाख की कंपल्सन है, मतलब उनको 1 लाख रुपए हो ना हो लिखना ही तो है। 10 रुपए के स्टैम्प पेपर है, 3 चीजें लिख कर दे देना बस। सेबी कौन सा देख रहा है आपके घर पे, है कि नहीं? सर ऑफिस होना भी कंपल्सन है? ऑफिस का एड्रेस तो बताना पड़ेगा ना, ऑफिस का एड्रेस बताना पड़ेगा, ऑफिस कहाँ पर है, एड्रेस अपने घर का एड्रेस दे देना, हो गया। आरए बनने के बाद हमारा हमें अपना एडवर्टीजमेंट करना पड़ेगा? नहीं, कोई एडवर्टीजमेंट नहीं करना पड़ेगा, बल्कि एडवर्टीजमेंट करते हुए ध्यान रखना पड़ेगा, गलत से गलत एडवर्टीजमेंट मत कर देना। गारंटी तो आप दे ही नहीं सकते, और डिस्क्लोजर देना पड़ेगा सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। सर कई जगह लार्ज कैप वाले फंडों की परफॉर्मेंस में लिखा रहता है नीचे की CAGR 14%, तो वो तो लिख के देते हैं सर कि हाँ कहाँ लिखा? कोई दिक्कत नहीं। ये लिख कर देते हैं कि पिछले 5 साल में 14% आया, और फिर उसके नीचे ये भी लिख देते हैं कि पास्ट परफॉर्मेंस इज नॉट द रिकमेंडेशन, पास्ट परफॉर्मेंस चीज की गारंटी नहीं कि आगे भी प्रॉफिट होगा, ये भी लिख कर देते हैं। हाँ सर। हाँ, मैं तो पूरा पढ़ता हूँ सर, आधा अधूरा ज्ञान नहीं होता मेरा। हाँ जी, और कोई क्वेरी किसी की? सर ये सरेंडर भी हो सकता है क्या? रजिस्ट्रेशन? हाँ, हाँ, सरेंडर हो जाता है। समझ लो कि बहुत परेशानी हो रही है, वो बार बार क्वेरी आ रहे हैं, वो बार बार पूछ रहे हैं, क्योंकि मैंने सुना कि बहुत सारे लोग सरेंडर कर रहे हैं, हमको नहीं होना है, लेट अस डू इट विदाउट। कर रहे हैं भैया, मैंने लिया ही नहीं। हाँ हाँ, देखो क्यों सरेंडर कर रहे हैं सर? अरे मान लो आप फ्री में कर रहे हो काम,
100 तरह की क्वेरी आ गई आपके पास, ये दो वो दो वो दो, आप तो परेशान हो जाओगे, चलो सरेंडर ही कर दो। अपना बिना बिना रजिस्ट्रेशन के काम करो ना, कोई मना थोड़ी कर रहा है। सर आपका वीडियो मतलब वगैरह है कि करते अगर हैं ना। पेपर में पास हो जाओ और उसके बाद अपना वर्किंग शुरू कर दो। हाँ, पेपर में पास हो जाओ और पैसे आप नहीं ले पाओगे किसी से, बस पैसे नहीं लेने हैं ऑन रिकॉर्ड्स। रमेश बोलिए। हाँ वही वो यूट्यूब में वीडियो वगैरह करते हैं तो वो सभी कर सकते हैं। सब कुछ कर सकते हो, बस पैसे ऑन रिकॉर्ड, चेक से नहीं ले सकते, किसी क्लाइंट से नहीं मांग सकते डायरेक्टली कि भैया मैं तेरे को रिसर्च रिपोर्ट बना कर दूंगा, तू मुझे पैसे दे। वैसे जो मर्जी मांगो, रिसर्च रिपोर्ट फ्री में दे दो और भैया नॉलेज के पैसे मांग लो उससे। उससे कहो भैया देख, रिसर्च रिपोर्ट के पैसे नहीं है, मैं रिपोर्ट देने अब समझाऊंगा भी क्या लिखा है, मैंने हिंदी करके बताऊंगा। वो इंग्लिश से हिंदी करने के पैसे मांग रहा हूँ, मैंने तुम्हें पढ़ाया टीचिंग के पैसे मांग लेना, रिपोर्ट के पैसे। यूट्यूब वगैरह बना सकते रिकमेंडेशन हैं। के मांग सकते हैं क्या? रिकमेंडेशंस के? पेमेंट नहीं मांग पाओगे जब तक आप रजिस्टर्ड ना हो। हम्म, कौन सा आपको एक एग्रीमेंट पे लिख के दे रहे हो मैंने रिकमेंडेशन के पैसे लिए हैं, और जो देगा वो देगा ही आपको, जो नहीं देगा नहीं देगा। आगे बढ़ते हैं। सर आपने बोला था कि एक आध रिसर्च रिपोर्ट दिखाऊंगा, लेकिन आज तक आपने एक भी नहीं दिखाई सर। अब रिसर्च रिपोर्ट दिखाऊंगा, कल को एक बार हर्षद जी का पेपर देखिए, फिर आपको रिपोर्ट ठीक है। दिखाएंगे, आपको रिपोर्ट जरूर दिखाएंगे, टेंशन ना लो। सर ये ब्रोकर हो सकता है क्या? रिसर्च एनालिस्ट कोई शेयर फर्म का ब्रोकर, सब ब्रोकर समझ लो। जब भी आप रिकमेंडेशन देंगे, देखो प्रॉब्लम यही है, अभी भी बताया कि अगर आप किसी ब्रोकर फर्म से रिलेटेड हैं और आप रिकमेंडेशन भी दे रहे हैं तो उससे कोई बेनिफिट नहीं होना चाहिए, तो प्रॉब्लम तो आएगी। आप ब्रोकर हो सकता है, लेकिन फिर वो अपने ही क्लाइंट्स को रिकमेंडेशन कैसे देगा, बताना पड़ेगा उसे। नहीं, वो ही हैंडल करे तो बाकी के लोगों के भी एज अ सब ब्रोकर अकाउंट। हाँ, अकाउंट कैसे हैंडल कर लोगे, अकाउंट तो नहीं करेगा, हम्म, तो आपके क्लाइंट का ही रहेगा। आईडी पासवर्ड आपके पास हो सकता है, ऑफिशियली वो जब आईडी पासवर्ड से आप यूज करते हो तो ये ऐसा बोला जाता है कि आपका क्लाइंट ही हैंडल कर रहा है। ऑन रिकॉर्ड तो क्लाइंट ही हैंडल कर रहा है, आईडी पासवर्ड तो उसी का है ना, चाहे वो हो किसी के पास भी। तो आईडी पासवर्ड तो ले लो, उसके रजिस्ट्रेशन की भी क्या जरूरत है, कोई कुछ भी करे, लेकिन ऑफिशियली वो कर रहा है, चाहे भले आईडी पासवर्ड आपके पास है। ये वो ब्रोकरशिप का क्या है फिर क्राइटेरिया? क्या उसके लिए कुछ एग्जाम है क्या? देखो मैं बताता हूँ, ब्रोकरशिप के लिए तो अलग चीज है, वो तो एनसीएफएम होता है। ब्रोकर, आपका क्वेश्चन ये है ना कि ब्रोकर वाला बंदा एनालिस्ट हो सकता है क्या? करेक्ट, वही है मेरे को। अगर आप सब ब्रोकर हो तो आप एनालिस्ट हो सकते हो। अब एनालिस्ट हो तो रिकमेंडेशन भी करोगे, रिकमेंडेशन भी अपने ही क्लाइंट को करोगे, कर सकते हो, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जब रिसर्च रिपोर्ट निकालोगे, ठीक है, रिसर्च रिपोर्ट निकाल सकते हो। देखो सारे के सारे आईसीआईसीआई वाले हैं, उनके भी एनालिस्ट बैठे हैं, एंजल वाले हैं, उनके भी एनालिस्ट बैठे हैं, काम तो कर ही रहे हैं ना, वही आप भी करोगे। लेकिन जब रिपोर्ट निकालोगे तो अपनी उस फर्म की रिपोर्ट नहीं निकाल सकते जिसमें आप सब ब्रोकर हो। सर एनसीएफएम के कोर्स भी वैल्यूएबल है ना? उनके लिए है, पहले था, अब तो सब ऑनलाइन होने लगा। जो पहले सब ब्रोकरशिप लिया करते थे ना और अपना ऑफिस खोल के बैठते थे, फिर ट्रेडर उनके ऑफिस पे आके चाय पीता हुआ कहता था, पहले आती बोलता था चाय मंगाओ, फिर चाय पीने के बाद कहता था एक ऑर्डर डाल दो जरा, आप भी कहते थे सर चाय तभी मिलेगी पहले एक ऑर्डर डलवाओ, क्योंकि ऑर्डर डलते 20 रुपए पक्के हो गए, 5 रुपए की चाय पिलानी है कटिंग की। तो ये रूल जो पहले चला करते थे ना, उसके लिए आपको एक सर्टिफिकेट लेना पड़ता था एनसीएफएम का, जिससे कि वो सर्टिफिकेट वाला ही ब्रोकर या ट्रेडर वो मतलब एंट्री मार सकता था। वो जो ऑर्डर डालने के लिए आपके पास सर्टिफिकेट होना जरूरी है, चाहे वो आपका एम्प्लॉय हो या आप खुद हो। तो वो पहले, अब तो वो ऑफिस ही विलुप्त हो गए, हमें तो दिखते नहीं वो, और कौन जाएगा इतना पेट्रोल खर्च करके, हम अपने सब अपने मोबाइल से ही करते हैं। अब तो सब काम ऑनलाइन ही हो रहा है, वो ऑफिस तो बंद हो गए हैं। कारवी कुरवी के बहुत बड़े बड़े ऑफिस हुआ करते थे, सब निपट गए, है ना। कार्बी ने फ्रॉड भी किया था ना सर, कार्बी ने फ्रॉड भी किया था ना। फ्रॉड बस कुछ पकड़े जाते हैं, कुछ नहीं पकड़े जाते हैं। तो यारे का भी सर ऑफिस ओपन है अभी जो होता है, या जब वो भी ऑनलाइन ही कर रहे हैं? नहीं, आरए का तो ऑफिस है ही ना, आरए तो काम ही ऑनलाइन करता है, ऑफिस तो बनाएगा ना।
ऑफिस तो बनाई गई, ऑफिस का एड्रेस तो होगा उसको कुछ ना कुछ, तभी तो उसे रजिस्ट्रेशन मिलेगा। कल को कुछ सर वो निकले तो ब्रोकर के पकड़ेंगे। पास लगा हो, जैसे कोई जॉब करता हो तो वो भी आ रहे हो सकते हैं कहाँ पर जॉब हो सकता है? हाँ ब्रोकर के पास। हाँ हाँ, सब कुछ। बस वो जो आर जो रजिस्टर्ड बंदा है जो भी है, वो अपनी कंपनी पे रिपोर्ट नहीं निकाल पाएगा। सर जैसे मान लो मैंने एग्जाम क्लियर कर लिया तो मैं मेरे नाम के नीचे लिख सकता हूँ इक्विटी रिसर्च एनालिस्ट। हाँ, रिसर्च एनालिस्ट लिखेंगे आप। सर्टिफाइड यू कैन राइट, सर्टिफाइड इंस्टेड ऑफ आप रजिस्टर्ड, सर्टिफाइड। रजिस्टर्ड नहीं लिख सकते, आप सर्टिफाइड वी कैन राइट ना। सर्टिफाइड लिख सकते हो, हाँ रजिस्टर्ड नहीं लिख सकते। हाँ। सर ये अगर कोई दूसरा जॉब कर रहा है, कोई कोई समझ लो कि मैं जैसे टीचर हूँ स्कूल में, तो वो बन सकता है क्या फिर रिसर्च एनालिस्ट? कोई कुछ भी बन सकता है, कोई रोक थोड़ी देगा। नहीं नहीं, वो पार्ट टाइम जॉब है या फुल टाइम है फिर? पार्ट वो टाइम फिर है। मेरे जो जॉब। आप इंडिपेंडेंट है, आप तो जॉब थोड़ी कर रहे हैं। आपकी मर्जी, आप कितनी देर काम करें कितनी देर ना करें, आप बन सकते हैं। आपकी मर्जी, आप काम करें कि ना करें। ओके, कितने लोग काम कर रहे हैं रिसर्च एनालिस्ट बनने के बाद, कर ही नहीं रहे हैं। 2000 बहुत कम। जानते तो आप 10-12 कोई हो बस। हम्म। बाकी का क्या हो रहा है? बैठे हैं कहीं गुपचुप बैठ के कुएं के अंदर, है ना। देखो कामयाब बहुत कम हो पाते हैं, नॉलेज डिग्री तो सब लेते हैं, कामयाब होने पे टाइम लगता है। हो सकता है वो कामयाब हम ना जानते हो। ऐसे ऐसे बंदे भी हैं जो करोड़ों कमा रहे होंगे, हम तो नहीं जानते, लेकिन और हो सकता है जिन्हें हम जानते हो करोड़ों ना कमा रहे हो। करोड़ों नहीं, वो 4-5 लाख रुपए चाहिए सर बस। मेरे ऐसा सुनने में आ रहा है नितिन मुरारका जी को निकाल दिया उन्होंने एसएमसी ग्लोबल ने। कौन है भाई एसएमसी से? वो तो अभी तो ऐसा नहीं है सर। उनके अंदर तो 100 लोगों की टीम है। सर आपके दोस्त हैं, आपको ज्यादा पता होगा। ऐसी बातें नहीं बताते दोस्त। कल अपडेट कर दूंगा सर एग्जैक्टली। हाँ पता ना कि उनका कुछ चेंजेस हुए हैं शायद, निकाला नहीं होगा। इतने पुराने बंदे को कौन निकालेगा, कंपनी उनके नाम से चलती है। निकालेंगे नहीं, वो कुछ उनका वो पोर्टफोलियो कुछ चेंज करो। हाँ, उनको वहां से उठा के कहीं और डाल दिया है। अब जे बंदे को आती ही एक चीज उसे वहीं से निकाल दोगे तो करेगा क्या? तो एक ही चीज आती है, कॉस्ट और वो कॉल और पुट, खरीदना बेचना, स्विंग ट्रेडिंग, वो और कुछ नहीं आता है। और वो अगर वहां से निकाल दिया तो भैया वो कुछ नहीं कर पाएंगे। उनकी सारी कॉल भी यही आती है ना, हाँ, कॉल उनकी पूरी रिसर्च की कॉल सारी यही आती है। बस एक ही चीज उनकी अपनी से रिकमेंडेशन तो चलती रहेगी, अगर वो वहां से भी थक जाते हैं तो। अरे भैया उनको भाई इनकम तो कंपनी से ही है और कुछ नहीं हो पाएगा। सर वो तो रोज करोड़ों रुपए कमा सकते हैं कैसे फ्यूचर ऑप्शन से। कमा तो नहीं रहे? उनका स्ट्राइक रेट कम है। जितने रिकमेंडेशन वो करते हैं उसमें से करेक्ट जाने वाली जो स्ट्राइक रेट है वो बहुत कम आ रहा है, बहुत और सबसे ज्यादा स्ट्राइक रेट किसका है सर इंडिया में? हाँ? सबसे ज्यादा स्ट्राइक रेट इंडिया में किसका है रिकमेंडेशन में? वॉरेन बफेट का। वो तो इन्वेस्टर है सर, हाँ, तो ट्रेडिंग में बोल रहे हैं, फ्यूचर ऑप्शन में। स्ट्राइक रेट सबसे अच्छा है आज तक। फ्यूचर एंड ऑप्शन में जितने भी आज तक आए हैं सबका स्ट्राइक रेट कम ही है। ओके सर, ये भी तो चीख चीख के बोल रही है 95% के ऊपर। 90% तो लॉस करते हैं, ऐसा सेबी ने बताया। वो तो मना ही कर देती है, वो कहती है फ्यूचर में तो काम ही मत करो। जो 5% लोग कमा रहे हैं ना, वो एफआईआई और डीआईआई है, ऐसा सेबी बोलती है कि 90% ऑफ ट्रेडर मेकिंग लॉसेस। जुलाई से कोई नया नियम आ रहा सर, वो मैंने मुकुल अग्रवाल ने डाला था तो देखा था। अरे भैया अपनी वीडियो चला, कोई नया नियम नहीं आ रहा। म्यूट कीजिए, बहुत सारे बंदे म्यूट हो गए। जिसकी क्वेरी हो बस वही रखे, कोई नया नियम नहीं आ रहा है। सिर्फ ये आया था बीच में कि फ्यूचर में बहुत ज्यादा लोग आने लगे हैं, तो चलो फ्यूचर में काम करने के लिए एक रूल बना देते हैं कि भाई जिसके पास डिग्री होगी वही फ्यूचर में काम कर पाएगा, जिसकी कैपिटल जा। लेकिन ऐसा करने से क्या होगा, एनएससी बीएससी पता लग जाएगा, लोग काम ही करना बंद कर देंगे। तो रूल एनएससी बीएससी ने कहा भैया ये नहीं होने का, सही नहीं है, तो रूल वापस हट गया। तो ये बात पुरानी 1 साल पुरानी हो गई।
है ना। मैं भी सोच रहा था यार ये क्या बात हो गई यार, सारे क्लाइंटों को कैसे मैं पास करवाऊंगा। एक पेपर देने की बात चल रही थी कि भैया पहले एक फ्यूचर एंड डेरिवेटिव पे एक पेपर दो। मैं कहा ले आप सबको पढ़ाऊंगा कहाँ से, अनपढ़ आदमी पैसे दे सकता है, पढ़ाई पूरी नहीं कर सकता। मैं कहा तो सारे क्लाइंट भाग जाएंगे। मैं कहा सबके पैसे, अब ब्लैक में पैसे कोई देगा नहीं मुझे, और मैं अपने अकाउंट में इतना पैसा डाल लूंगा भी कैसे, वाइट कहाँ से लाऊंगा। मतलब मैंने ये तक बात कर ली थी अपने क्लाइंट से, भैया तुम पैसे मेरे अकाउंट में डाल देना, मैं पास कर लूंगा वो पेपर, और सबकी ट्रेडिंग मैं अपने अकाउंट से कर लूंगा। मैं तो बड़ी टेंशन में था, इतने पैसे कहाँ से दिखाऊंगा, वाइट आया कहाँ से, बड़ा पंगा हो जाएगा। हम तो ट्रेडिंग कंसर्न खोलने की सोच रहे थे कि एक कंसर्न बनाएंगे, पार्टनरशिप फर्म, 20 बंदे, जैसे मेरे 20 क्लाइंट हैं तो 20 के 20 बंदे मिलके एक पार्टनरशिप फर्म बनाएंगे, उसमें 20 बंदे पैसा डाल लेंगे, पेपर मैं पास कर लूंगा, और उस तरीके से वो कंपनी की ट्रेडिंग हो जाएगी, कंपनी के नाम पे अकाउंट चल जाएगा। ये भी सोच लिया था हमने तो, लेकिन फिर वो रूल आया नहीं। लेकिन मैं सोचने में कितना तेज हूं ना, जैसे ही रूल आया फट से मैंने सोच लिया ऐसे करूंगा। चलिए, सर आपके क्लाइंट के सीएजीआर कितना है सर एनुअल? मैं अपने क्लाइंट्स को मैं बोलकर 2% महीना चलता हूँ, तो 24% में बोलकर चलता हूँ, और 20 से 40% के बीच में आ जाता है। पिछले कुछ टाइम से एक दो क्लाइंट पे लॉस भी चल रहा है। लॉस वाली बात बतानी जरूरी है, सेबी ने बोला। तो सिर्फ शेयर है या फिर म्यूचुअल फंड भी है सर उसमें? सिर्फ शेयर का, म्यूचुअल फंड में कभी लॉस होता है? म्यूचुअल फंड में प्रॉफिट ही प्रॉफिट। म्यूचुअल फंड वाले क्लाइंट भी हैं, जैसे मान लो मेरे पास कोई 5 करोड़ का क्लाइंट आया, तो मैं उसे कहता हूँ भैया 1 करोड़ मुझे इक्विटी में दे दे, 4 करोड़ की म्यूचुअल फंड डाल दे। मैं 4 अच्छा, के म्यूचुअल फंड में डलवा लेता हूँ, 1 करोड़ इक्विटी में, और ये भी कह सकता हूँ भाई जाएगा तो 1 ही करोड़ जाएगा। लेकिन सबसे ज्यादा वही देता है। लेगा या लेगा वो बात की बात है। हम कहते हैं भैया जा सकता है, तू रिस्की में जा रहा है, जब तू 40% कमाने की सोच रहा है तो 40% कमाने की भी सोच। मेरा एक क्लाइंट था, उसने मुझे 15 लाख रुपए डाल के दिए। छोटे क्लाइंट में लेता नहीं हूँ, तो एक क्लाइंट था, उसने मुझे 15 लाख डाले अपने अकाउंट में, और उन्हें मेरे हिसाब से ट्रेड करना स्टार्ट किया। शुरू में पहले महीने बहुत, 1 महीने 4% हो गया, वो खुश था। उसने विड्रॉ करे 60,000, मेरा रूल है जितना प्रॉफिट हो विड्रॉ कर लो और शेयरिंग कर लो। 60,000 उसने विड्रॉ कर ली, मैं भी खुश, वो भी खुश। अगले महीने वो यूक्रेन वाला युद्ध हो गया। यूक्रेन वाला युद्ध हो गया, उसके 15 लाख घट के रह गए 7 लाख। और वो मुझे कहने लगा गुप्ता जी ये क्या हुआ, 60,000 दे के 7 लाख खा गए। मैंने कहा मैंने थोड़ी खाए, कब मार्केट ने खाए, कब होगा अब ये कुछ होगा। मैंने कहा 15 लाख और डाल दो यहाँ पे। अरे हाँ 15 लाख, मैं 7 ही लाख निकालने की सोच रहा हूँ। नहीं नहीं ये तो निकालने नहीं है, अभी रुक जाओ, यूक्रेन का युद्ध चल जाएगा, खत्म हो जाएगा, मार्केट फिर बढ़ेगी। अरे लोग कह रहे हैं तो बड़ा वार बनेगा, पाकिस्तान भी मिल गया, उसके बाद अफगानिस्तान में अमेरिका भी मिलने की बात कर रहा, रूस भी मिलने की बात कर रहा। मैंने कोई नहीं मिलने का, कुछ नहीं होने का, टेंशन ना लो। अच्छा अगर मिल गया तो, मैंने कहा तो 7 लाख भी चले जाएंगे अगर मिल गया तो। अरे भैया अब भाई सच तो सच है ना, तो मैंने क्लाइंट को बता दिया 7 लाख भी चले जाएंगे। हर्षा जी क्लास पूरी हो चुकी है, वो लास्ट में थ्योरी रह गई है, इस वजह से मैं दूसरी बात कर रहा हूँ। थ्योरी आप खुद पढ़ सकते हैं, कोई क्वेरी आएगी तो कल भले ही क्लास नहीं है, आप मुझसे पूछ सकते हैं। कोई भी स्टूडेंट जो पेपर देने जा रहा है, कोई भी क्वेरी हो, चाहे मुझे उसे अलग से क्लास देनी पड़ेगी, मैं दूंगा जितनी भी क्वेरी होगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कोई एक्चुअली आप लास्ट मिनट बोलिए ना सर, ये तो बता दीजिए। लास्ट मिनट, क्योंकि मेरा भी 20 को पेपर है। 1 मिनट बताऊंगा प्रसाद जी, आप क्या कह रहे थे? मैं बोल रहा था कोई टिप्स है एग्जाम के लिए, तो क्या क्या इम्पोर्टेंट है आप अगर समराइज करोगे तो अच्छा रहेगा। हर्षा जी कोई टिप नहीं है, टिप यही है कि जितना आप पढ़कर जा रहे हैं उसको अच्छे से पढ़कर जाइए। जब पेपर दें तो दिमाग ठंडा रख के पेपर देना है, तेजी नहीं करनी है कि नहीं ये तो मुझे आता है फट से आंसर लगा दिया, वो गलत हो जाएगा। क्वेश्चन वहां पर कभी भी अपने मन में आपके ये नहीं आना चाहिए कितना इजी पेपर आया है। इजी नहीं आता पेपर, इजी सिर्फ लगता है, और जब नंबर खत्म आ जाते हैं, जब फेल हो जाते हैं, तो लगता है नहीं यार ये हार्ड ही था, आप ही को समझ में नहीं आया। तो ध्यान से समझिएगा क्वेश्चन को, अगर आपको लगे कि कुछ टिपिकल ना छुपी हुई है तो 2 बार पढ़िए। मैं ये नहीं कह रहा सारे क्वेश्चन 2 बार पढ़िए, लेकिन क्वेश्चन छुपे हुए आते हैं, देखने में लगता है आंसर ये है, 2 बार पढ़ते ही हमारा आंसर बदल जाता है। तो बहुत ठंडे दिमाग से पेपर देना है, टाइम बहुत कम है, फालतू टाइम वेस्ट नहीं करना है। जो टिपिकल क्वेश्चन है न्यूमेरिकल, उसको करने के बाद एक बार चेक करना है, और कैलकुलेटर से ही क्वेश्चन को सॉल्व करना है। कभी कभी हम सोचते हैं इतनी इजी कैलकुलेशन तो मुझे कर लेता हूँ, नहीं करनी है, कैलकुलेटर से ही सॉल्व करनी है, वहां पर गलत हो जाता है। मेरा खुद का हुआ है, तो मतलब मैं इतनी बड़ी बड़ी कैलकुलेशन मुझे कर लेता हूँ, मेरी आदत है,
मुझे कैलकुलेटर की रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन पेपर में आपने जब कैलकुलेटर अलाउड है वो कंप्यूटर वाला, उसी से करनी है, गलतियां नहीं करनी है। क्योंकि मैं पहले मुजबानी कर लेता था, आंसर आ जाता था, फिर मेरा रूल है मैं चेक करता हूँ, फिर मैं आज मुजबानी करने के बाद मैं कैलकुलेटर से चेक करता तो आंसर अलग निकल कर आ रहा था। पेपर की मैं बात बता रहा हूँ। तो आप लोग ये गलती मत करिएगा, डायरेक्ट कैलकुलेटर से करिएगा, टाइम वेस्ट नहीं करनी है और सब हो जाएगा। और जो नहीं आता है, आपको लगता है कि मेरे को बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा, तो तुक्का मत मारना, मतलब उसे अटेम्प्ट नहीं करना है। अगर आपको लगता है 5, 7, 10 क्वेश्चन ऐसे हैं जो मेरे बिल्कुल समझ में ही नहीं आ रहे, 4 में से कौन सा आंसर है, तो उसे बिल्कुल छोड़ देना। लेकिन वो क्वांटिटी पूरे पेपर में 5 या 7 होनी चाहिए। 5 या 7 क्वेश्चन ऐसे हैं जो नहीं समझ में आ रहे, आप छोड़ सकते हो, लेकिन 40 क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहे, 40 क्वेश्चन छोड़ने वाला तो फेल ही होगा, तो फिर सारे अटेम्प्ट कर दो, क्या पता पास हो जाओ। हर्षा जी, गणित समझ में आ गया ना? हाँ सर, हाँ सर। अगर आपके 5 या 7 क्वेश्चन है समझ में नहीं आ रहे, छोड़ दो, बाकी 93 आ जाएंगे। लेकिन 40 क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहे, तो मतलब 60 ही क्वेश्चन ठीक करके आए हो, तो भैया 60 वाला तो पास नहीं होगा, 1-2 तो गलत कर ही दोगे, तो फिर तुक्का मार ही लो 40 में, तभी तो 60 से ऊपर नंबर आएंगे। तो फिर जब आपकी कैलकुलेशन ये बोल रही है कि 60 से कम ही आना है, तो फिर रिस्क लो, फिर तो 40 के 40 अटेम्प्ट कर दो, जो होगा देखी जाएगी। तो ये कैलकुलेशंस आप करोगे अपने आप, ये डिसीजन आपके होंगे। हम तो यही सोचते हैं आपके साथ कि आप तो पूरे 100 में से 100 ला सकते हैं, तो अच्छे से तैयारी करके जाइए। और अगर आपको लगता है मुझे अटेम्प्ट करना चाहिए, गलत सही होने के चांसेस हैं, तो अटेम्प्ट करिएगा। मैं अपने पेपर में 100 के 100 अटेम्प्ट करके आ गया था, और मुझे ऐसा लग रहा था मेरे 95 ठीक होंगे। अब या तो क्वेश्चन के आंसर गलत होंगे वहां पर, या फिर मेरे को नॉलेज कम हो गया, जो भी। 80 मार्क्स पता नहीं क्यों आए मेरे, रीचेकिंग मैंने करवाई नहीं, क्योंकि मुझे तो ये था, अरे पास हो गई, कौन सा कोई अवार्ड थोड़ी मिलेगा 100 आउट ऑफ 100 लाके भी, और मैं बिना पढ़े गया था, तो 80 में भी सर पिछली बार तो आप कह रहे थे 86 आए हैं। 80 थे मेरे, मतलब 86 ठीक हुए होंगे, मैंने ये बोला था 85, 6 ठीक हुए होंगे, नेगेटिव करके 80 आए थे मेरे। सर ये वही सीट मिलता है क्या फिर? क्योंकि पिछली बार मैंने जो एग्जाम दिया था तो वो बोले थे कि आप अपने ऑप्शंस इधर लिखो जैसे आप करेंगे, क्योंकि सिस्टम अगर कुछ हो गया, लाइट चली गई, तो फिर आपको टाइम लगेगा बीच पे, एग्जाम के बीच में। तो वो देते हैं क्या वैसे? आपके यहाँ बोला होगा, वो शीट जो मिलती है वो रफ वर्क करने के लिए मिलती है, हाँ, ठीक है, वो रफ वर्क करने के लिए शीट है, ऑप्शन लिखने के लिए नहीं है। और उन्होंने और एक किया था वैसे, आपका क्वेश्चन नंबर डाले हुआ था वो। हाँ आपके यहाँ पर क्या होगा कि कुछ ना कुछ लाइट की प्रॉब्लम होगी, तो उन्हें लग रहा होगा हाँ, सिस्टम बंद हो जाएंगे, तो उन्होंने ऐसा कर दिया, लेकिन रूल ये नहीं है। अच्छा, हाँ, अच्छी सी जगह पर पेपर भरना जहाँ लाइट आती है। नहीं अच्छी जगह ही है। लाइट ही नहीं आती उनकी, अच्छी कहाँ से है, उनके पास बैकअप ही नहीं नहीं, वो प्रिकॉशन लेते हैं, लेकिन अच्छा है वो। मेरा हमारे में छत्रपति संभाजी नगर है कोई बात नहीं, हमारे वाले महाराष्ट्र में में। प्रिकॉशन भी नहीं लेते, वो कह रहे हैं हमें कॉन्फिडेंट है, हमारा कुछ नहीं होगा, हाँ, है हमारे पास। हाँ। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। देखिए, ये जो मैंने सर ये जितने भी जिन लोगों के कल टेस्ट हैं सर, कल परसों, उनको तो पहले बेस्ट ऑफ लक। दूसरा सर, ये क्वेश्चन थोड़ा याद करके आएंगे ताकि हम लोग को सपोर्ट हो हाँ, जाए। मैं ये जिन जिन का भी कल पेपर है, ये हमारे आपसे प्रार्थना है कि भैया थोड़े से क्वेश्चंस याद करके आना, किस तरह के क्वेश्चन आए थे, वो क्वेश्चन तो जरूर याद करके आना। सर ये आपने पढ़ाया ही नहीं था और ये आ गया, ऐसा क्वेश्चन तो जरूर याद करके आना है। और ये ऐसा क्वेश्चन सर आपने तो पढ़ाया था लेकिन बड़ा टिपिकल आया था, समझ में ही नहीं आ रहा था, वो क्वेश्चन भी याद करके आना है। क्योंकि उस क्वेश्चन का एक तो मैं आपको जवाब दे दूंगा तो आपकी नॉलेज बढ़ जाएगी, तो पेपर में समझ में नहीं आया लेकिन मैं तो बताऊं, कम से कम आगे के लिए तो समझ में आए। एक तो आपकी नॉलेज बढ़ जाएगी, प्लस हमारे काम आ जाएगा, जो स्टूडेंट पेपर देने जाएंगे उनके काम आ जाएगा। लेकिन पेपर में मैं प्रार्थना ऐसे ही करूंगा कि ऐसा कोई क्वेश्चन ना आए जो आपको समझ में ही ना आए, ऐसा क्वेश्चन ना आए, सारे समझ में आएंगे, आपको पूरे नंबर लाएंगे। बेस्ट ऑफ लक हर्षा जी, और हम चाहेंगे कि आप बहुत अच्छे। थैंक यू सर, मैं ट्राई तो कर रहा हूँ। ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट, हमें आपसे उम्मीदें भी हैं। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू। ऑल द बेस्ट सर। इतना ही रख रहे हैं, म्यूट करिएगा। आज के लिए इतना ही रख रहे हैं। लास्ट के 2 लेसन जो बचे हैं वो पूरे थ्योरी हैं। मैंने देखो 2 पैरा पढ़ाए हैं, कुछ मेरे समझाने का तो नहीं था ना, जो लिखा है वो याद करना है। और एक और बात, लास्ट के 2 लेसन में से 10 से 15 मार्क्स का पेपर आता है, तो छोड़कर नहीं जाना है, एक एक वर्ड पढ़ना है। और मेरी बुक कंप्लीट करने के बाद बैक क्वेश्चन करने हैं, बैक क्वेश्चन के बाद एनआईएसएम का मॉड्यूल भी पढ़ सकते हो, जिसके पास जितना टाइम है वो उतना ज्यादा पढ़ सकता है। तो मेरी तरफ से एनआईएसएम 15 का बैच ऑफिशियली आज खत्म हुआ। क्वेरी बची हैं, क्वेरी हम रखेंगे। पहला क्वेरी सेशन रख लेते हैं हम आपका मंडे को, 3-4 दिन ही है,
तो मंडे में जिस बंदे की कम से कम 20-20 क्वेरी होंगी, 10-10, 15-15 क्वेरी निकल गई होंगी, सर हमने करा और हमारे को क्वेरी है, वो बंदा ग्रुप में मैसेज डाल देगा, सर मेरी क्वेरी है। जब मुझे दिखेगा 4-5 बंदे हो गए हैं क्वेरी लेने के लिए तैयार, तो मंडे हो या वेडनेसडे हम एक डेट रख देंगे उसकी, उस दिन हम आपके NISM 15 की क्वेरी लेंगे। ठीक है, क्लियर? सर एक चीज पूछना था, मतलब फ्राइडे तक सर आप थ्योरी कराएंगे यार, मतलब नेक्स्ट वीक से अगर कोई रखते हैं तो सही रहेगा सर। जो भी मतलब बचा है अगर फ्राइडे को कंप्लीट करके अगले हफ्ते से अगर क्वेरी रखते हैं तो हम लोग भी थोड़ा बहुत प्रिपरेशन करके उस हिसाब से क्वेरी पूछ सकते हैं। मैंने क्वेरी रखी है अगले हफ्ते मंडे को, यानी कि आज से 4-5 दिन बाद, और वो डेट पे भी फाइनल नहीं है। अगर आप लोगों की क्वेरी होगी तो रखी जाएगी, वरना बढ़ जाएगी। दूसरा, लास्ट के जो 2 लेसन है ना वो थ्योरेटिकल है, पूरे थ्योरी है, मैंने थ्योरी लिख कर दी है, आप उसे पढ़कर याद कर लीजिए बस, है ना, कि ये हमें करना है और ये नहीं करना, ये लिखा हुआ है, और उसमें से ही 10 क्वेश्चन आपके लगभग वहां मिल जाएंगे। थ्योरी आप ही को याद करनी है। फिर भी अगर कोई, जैसे अभी सर ने एक वर्ड पूछ लिया मुझसे, वो मेरिटियस मॉन्टिटो जो भी था, तो इस तरह के वर्डिंग है, वो आपको नहीं समझ में आएंगे तो आप मुझसे क्वेरी ले लेंगे। लेकिन ये लास्ट के 2 लेसन है, ये आपने पढ़ने हैं, अच्छे से याद करने हैं। मैंने अपनी बुक में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिख दिए हैं, वो तो कर ही लेना। और अगर किसी को ज्यादा पढ़ने का मन करे तो NISM का मॉड्यूल पढ़ लेना, और ज्यादा पेज मिल जाएंगे आपको पढ़ने के लिए, और वो बिल्कुल रट्टा ही मारना है, उसमें कुछ चेंजेस नहीं है, मैं अपनी तरफ से कुछ समझा नहीं सकता, जो लिखा है बस वही करना है। और हर एक लाइन में एक ही बात लिखी है, डिस्क्लोजर दे देना, कोई इंटीग्रिटी वाली ऑब्जेक्टिविटी नहीं होनी चाहिए, कोई कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं होनी चाहिए, हर लाइन में यही लाइन लिखी है। तो पूरा पढ़ लेना उसे, कुछ समझ में नहीं आए तो मुझसे पूछ लेना। सर क्लियर है ना, कोर्स पूरा हो गया आपका, मतलब ये क्लासेस 15 की खत्म हो गई है, लास्ट के 2 लेसन हम नहीं पढ़ाते हैं, बुक में दिए गए हैं क्योंकि पेपर में आएंगे, पढ़ने आपने खुद है, कोई क्वेरी आएगी तो आप मुझसे पूछ लेंगे। सर एक रिक्वेस्ट करूं क्या आपसे? जी बोलिए। मेरा 20 को है पेपर, तो मैं कल शायद पूरा टाइम वो पेपर की प्रिपरेशन को दूंगा, तो मैं अपने NISM 8 का क्लास नहीं लिया कल मैंने, तो चलेगा क्या? हाँ, तो उसकी मैं आपको रिकॉर्डिंग दे दूंगा। हाँ ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं, थैंक क्योंकि यू। मैं तो यही कहूंगा जिनका परसों पेपर है वो पढ़ाई कीजिए, कल को 8 के चक्कर में ना पढ़े, एक दिन की क्लास में आपको रिकॉर्डेड। रमेश जी बोलिए। और ये रिपोर्ट कैसा बनाना वो थोड़ा सर रिपोर्ट में आप NISM 8 के बैच में हैं? नहीं सर, नहीं, क्यों नहीं है सर, 8 क्यों नहीं कर रहे हैं? ये पूरा खत्म नहीं हुआ सर 8 वाला बैच दोबारा नहीं बनेगा, और 8 वाला बैच करना चाहिए, फायदेमंद है। ये तो रेगुलर अटेंड करने की नहीं हुआ था ना, इसलिए तो खत्म होने के बाद में करेंगे। चलिए, ये तो खत्म हो गया सर 15 आज। सर ये एग्जाम्स डेट आप लोग फिक्स करते हैं कि हम लोग फिक्स करते हैं? वही रिपोर्ट कैसा निकालना है, ऐसा थोड़ा रिपोर्ट कैसे बनाना है सर मैं बताता हूँ। हम वैल्यूएशन करेंगे, हमने आपको PE रेशियो वाली वैल्यूएशन सिखाई थी ना, EPS कंपनी का हमें गिवन होता है, ग्रोथ हम एक्सपेक्ट कर लेते हैं, अपनी तरफ से अंदाजा लगा लेते हैं क्या ग्रोथ रहेगी, नेक्स्ट EPS कैसे रहेगा, कंपनी का कंपटीशन लेवल ज्यादा है कि कम है, कंपनी में ग्रोथ प्रोस्पेक्ट क्या है। अब जब भी कोई कंपनी कोई बड़ी न्यूज देती है ना, तो हम उसकी रिपोर्ट निकालते हैं, तो हमें पता लगता है कंपनी का शेयर बढ़ेगा कि घटेगा। जैसे पतंजलि अपना काम तो कर ही रही है, अब सर ने मुझे बताया था, हालांकि मैंने अभी उसको खबर को मैंने कहीं देखा नहीं है, मैंने चेक नहीं किया, ऑथेंटिसिटी मुझे नहीं पता उसकी। अगर खबर सही मान ली जाए कि पतंजलि जो है अब से पावर सेक्टर में काम करेगी, मुझे कुमार जी ने बताई थी शायद ये न्यूज, है ना सर, वो मेमोरेंडम और आर्टिकल्स चेंज कर रहे हैं। तो अगर ऐसी न्यूज है तो फिर तो पतंजलि के पास जो पहले से प्रॉफिट आ रहा है, जो EPS आ रहा है, वो तो आता ही रहेगा, प्लस अब पावर बिजनेस का भी आएगा। और पावर बिजनेस में इस टाइम इतनी ज्यादा खपत है, मान लीजिए वो सोलर बिजनेस में आ जाए, सिर्फ पावर में नहीं आ रहे होंगे, वो सोलर में भी आ रहे होंगे, तो सोलर बिजनेस में तो इतनी डिमांड है कि क्या बताएं। टाटा पावर और ये पावर और पावर सब इसी वजह से भाग रहे हैं, सोलर की वजह से। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर पतंजलि पावर बिजनेस में आएगी तो वो सोलर में ही है, और सोलर में आएगी जिस दिन वो अनाउंस करेगी, तो हम एक अंदाजा लगाएंगे कि भैया ये कंपनी का EPS पहले से 200 रुपए है, कम से कम 50 रुपए तो पावर बिजनेस भी कमा के देगा, तो उसका EPS हो जाएगा 250 एक्सपेक्टेड EPS। अब एक्सपेक्टेड EPS 250 हो जाएगा, तो उसके हिसाब से उसकी वैल्यू बढ़ जाएगी फ्यूचर की। तो हम रिपोर्ट बना देंगे उसको एकदम से, जैसे हमें क्लियर होगा। कंपनी का मैनेजमेंट का इंटरव्यू लेने जाएंगे, एनालिस्ट कभी भी इंटरव्यू लेने जा सकता है, वो कंपनी से अपनी वो लेगा अपॉइंटमेंट और उसका इंटरव्यू लेने जा सकता है, वो कंपनी से जो क्वेश्चन पूछेगा उसके आंसर मिल जाएंगे। लेकिन कंपनी भी छोटे मोटे एनालिस्ट को इंटरव्यू देती है, कंपनी भी बड़े एनालिस्ट को या किसी न्यूज चैनल से रिलेटेड या किसी कंपनी से रिलेटेड या किसी बैंक से रिलेटेड बंदे को ही बुला के इंटरव्यू देती है, तो आप ले सकते हो। और जो छोटी छोटी कंपनियां होती है वो तो सबको देते हैं इंटरव्यू, अगर छोटे मोटे क्वेश्चन पूछने हैं वो तो आप पूछ ही सकते हो लेटर डाल के।
आप अगर पतंजलि को लेटर डालोगे उसके हेड ऑफिस पे तो उसका आंसर वो आपको मेल पे या कैसे भी दे देंगे। अगर आप पतंजलि को मेल डालोगे तो उसका आंसर भी आपको मिल जाएगा, बस आपने नीचे लिखना पड़ेगा आई एम अ रिसर्च साइंटिस्ट, तो फिर वो आपको आंसर देंगे। ठीक है ना, ये सब चीजें आप पूछ ही सकते हो, उसी से फिर आप रिपोर्ट बनाते हैं सर वही एक मॉडल रिपोर्ट कैसा है? सर। रिपोर्ट मैप ट्रेंड लाइन एक होता है, रिपोर्ट देख लीजिए चलिए। सर पतंजलि 10 साल से है पावर सेक्टर में। पहले से हाँ, रिन्यूएबल एनर्जी के नाम से सोलर लगा रही है कौन से नाम से? पतंजलि रिन्यूएबल वर्ल्ड क्लास सोलर पैनल। अच्छा जी, हाँ 10 साल हो गए। पता नहीं, है ये तो सुना नहीं। मतलब सब्सिडरी बनाया है, जैसे एनटीपीसी की जो हुए ना, एनटीपीसी ग्रीन इस टाइप से। देखो पतंजलि जो कंपनी है ना वो सहारनपुर के पास ही हरिद्वार की है। पतंजलि हमारे सामने ही बनी है, और मैं पतंजलि को मैं मेरे पैदा होने से मैं जानता हूँ रामदेव को। हमारे घर के आगे ही आश्रम था इसका, हम हरिद्वार के ही रहने वाले हैं ना, तो रामदेव को तो मैं अपने पैदा होने से, मैं बच्चा था तब से जानता हूँ, इसके आश्रम के साथ नहीं रहता था मैं। ठीक है, हमारी मम्मी तो ऐसे पागल पागल, हमारे जो पड़ोसी अड़ोसी जो थे ना ऐसे पागल पागल बोलते थे उस टाइम पे। ठीक है, तो ये तब से हम जानते हैं इसको, तब ये बस अब बड़ा बन गया कुछ तो। और इसमें मैं काम कर रहा हूँ और मेरे पड़ोस में, तो क्या मुझे पैनल के बारे में नहीं पता होगा? मुझे नहीं लगता ये खबर सही है कि ये पैनल बना रही है, और मेरे हिसाब से नहीं बना रही है, पैनल तो नहीं बना रही है। अब आएगी तो एक अलग बात है, पहले से नहीं। अब आप ये कोई प्रोडक्ट बैन, गवर्नमेंट ने बैन कर दिए सर पतंजलि के कई प्रोडक्ट सब फेल है। हाँ सर एक है सर, उन्होंने स्टीफ कंपटीशन किया हिंदुस्तान लीवर को सर, उसका 50% सेल उसका हिंदुस्तान लीवर का साफ कर दिया सर, सब प्रोडक्ट्स के अंदर। दैट इज द बिगेस्ट एडवांटेज ऑफ हिंदुस्तान ऑफ पतंजलि सर, ऐसा करके। और सर आप अभी कुछ न्यूज भी फैल रहा है कि दे आर यूजिंग सम काइंड ऑफ केमिकल्स, तो अभी आपको बोलता है आयुर्वेदिक सोप यूज करो। अभी गवर्नमेंट को किसी ने लेटर डाला है, टाटा रिसर्च ने कुछ रिपोर्ट बनाई है सर। सर मैं क्या होता है सर, एग्जाम्स कभी देने की होती है सर, बिकॉज मैं 3 दिन के लिए अहमदाबाद हूँ, और फिर मैंने बोला ना मैं 21 दिन के लिए अब्रॉड जा रहा हूँ, तो 21 जुलाई के बाद एग्जाम दे सकता हूँ ना, NSM 15 का एग्जाम जब आपकी मर्जी हो तब आप स्टेट। बस वही चाहिए सर, वही चाहिए। ओके सर। NSM 8 में है ना आप? तो हाँ वो होना सर। तो अब आप बाहर जाओगे तो क्लास ले लोगे? मैं वो आपको बताया था पैसा भरने के पहले, तो वो आप रिकॉर्डिंग देख लेना करके। चलिए कोई बात नहीं, आप रिपोर्ट देख लीजिए कैसी होती है। देखिए रिपोर्ट्स है, कौन सी कंपनी साइट है, trendline.com पे सारी रिपोर्ट, जो भी नई रिपोर्ट आती है यहाँ लिखी जाती है, मतलब सारी रिपोर्ट जितनी आज तक आई है सब है यहाँ। अब ये आगे रिपोर्ट्स, ये रही। अब जैसे SBI वालों ने रिपोर्ट बनाई है, एक्सिस वालों ने बनाई है, तो मैं चलो भाई कंपनी का नाम ले लेते हैं, ये रहा लॉयड मेटल एंड एनर्जी की रिपोर्ट देखते हैं। ये लॉयड मेटल एंड एनर्जी की रिपोर्ट आ गई मेरे पास, डाउनलोड हो गई। अब मैं इसको खोल रहा हूं, और इस रिपोर्ट को पढ़ते हैं। किसने बनाई है? SBI ने। जिन जिन का क्वेश्चन था ना सर रिपोर्ट नहीं दिखाई, लो जी रिपोर्ट देखो आज। सर आपकी रिपोर्ट ये वाली नहीं, मैंने बनाई नहीं ना कोई अभी तक, कोई ऐसी कंपनी आई नहीं इसमें 20-30% का डिस्काउंट मुझे अंडर वैल्यूड दिखे वो कोई कंपनी। अब मैं मान लो रिपोर्ट बना दूं, शेयर चल रहा है 1500 का, मेरा टारगेट भी 1505 हो, तो फायदा क्या हुआ बनाने का? कोई कंपनी में ऐसे काम होने दो जो कुछ बड़ा सा रिपोर्ट नहीं निकल सके, मैं बनाऊंगा। और जब मैं रिपोर्ट बनाता हूँ ना तो मेरी रिपोर्ट कोई छोटी मोटी नहीं होती, ऐसी नॉलेजेबल रिपोर्ट दिखाऊंगा आपको बना के। आप भी कहोगे सर इस रिपोर्ट के तो 5000 दे सकता हूँ, आप भी बोलोगे। मेरी रिपोर्ट नॉलेज भरी होती है, नहीं कि कुछ भी बना के रख दो। देखिए एक्सिस सिक्योरिटी ने रिपोर्ट बनाई है किस कंपनी पे, लॉयड मेटल्स एंड एनर्जी लिमिटेड पे, टारगेट दिया 1670 का। रूल है ये कि आप जब भी कोई कंपनी की रिपोर्ट बनाओगे उसमें टारगेट देना जरूरी है, और टारगेट सबसे पहले नंबर पे ही दे दोगे, फिर नीचे की रिपोर्ट बताओगे कि क्यों दिया मैंने टारगेट। अब जरा ध्यान समझिए, लॉयड मेटल्स एंड एनर्जी लिमिटेड इज द लार्जेस्ट आयरन ओर माइनर, सबसे बड़ी कंपनी है महाराष्ट्र की, इंडिया की नहीं बोली मैंने, सिर्फ महाराष्ट्र की सबसे बड़ी कंपनी है। इट इज इंगेज इन माइनिंग आयरन ओर, मैन्युफैक्चरिंग कोल बेस्ड डायरेक्ट रिड्यूस्ड आयरन एंड जनरेटिंग पावर यूजिंग वेस्ट हीट रिकवरी, ये सब वो काम करती है। और कितनी कितनी कैपेसिटी है वो लिखा हुआ है, चलो कोई बात नहीं।
करंट मार्केट प्राइस उसकी 1518, 1518 है, टारगेट प्राइस है 1670, तो अभी 10% की अपसाइड बाकी है टारगेट के हिसाब से, टारगेट के हिसाब से 10% अपसाइड है। वाई लॉयड मेटल एनर्जी लिमिटेड, क्यों सर यही कंपनी क्यों? बिग ग्रीनफील्ड एक्सपेंशन कर रही है वो, वन ऑफ द लार्जेस्ट एंड लोएस्ट कॉस्ट आयरन और प्रोड्यूसर इन कंट्री है, इसकी कॉस्टिंग कम है, सब्सटेंशियल रिजर्व है इसके पास आयरन और के, और स्ट्रॉन्ग डेट फ्री बैलेंस शीट है, बैलेंस शीट में डेट भी नहीं है, यहां से हमें पता लग गया। और पढ़ते हैं, डिले इन प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन, थोड़ी सी दिक्कत ये है कि एग्जीक्यूशन थोड़ा कम है इसका, रेगुलेटरी हर्डल भी है और कमोडिटी प्राइस कम ज्यादा होते रहते हैं, उसकी वजह से लॉस हो सकता है। बाकी कंपनी के बारे में बहुत कुछ ये लिखा हुआ है, ये सब आप पढ़ लेना, है ना, मैं काम की चीजें पढ़ रहा हूँ, ये जल्दी है थोड़ी। मार्केट डेटा, नंबर ऑफ शेयर इस कंपनी के 52 करोड़, मार्केट कैप है इसकी 79.220, मार्केट कैप है इसकी करोड़ में। 52 वीक हाई लो है इसका 1545, 1545 और 675, पता नहीं क्या क्या हो रहा है। हाँ जी, थोड़ा सा बीएससी कोड भी गिवन है, एनएससी कोड भी गिवन है। क्या क्वेरी बोलिए? हाँ, स्क्रीन शेयर नहीं है, ऐसा कैसे हो गया? शेयर है सर, शेयर भैया हमें तो शेयर है सर। शेयर है। चलिए वैल्यूएशन एंड रिकमेंडेशन के बारे में बात करते हैं तेजी से। ये considering the robust growth prospect and improving operational metric, we believe LMEL provide a good potential upside from the current level. We recommend a buy on the stock with an upside of 10%. क्यों buy ये नहीं बताया, बस यही बताया कंपनी की कॉस्टिंग वगैरह सही है इसलिए। अब ये कह रहा है सर सेल कंपनी ने देखो क्या करा, 2024 में उसकी सेल थी 6500 की, फिर नेक्स्ट ईयर में उसकी सेल हुई, क्या भूल जा रहा है, नेक्स्ट ईयर में जो सेल हुई वो हुई है 6700 की। अब इनको जो एक्सपेक्टेड है 26 में सीधे 16000, इसका रीजन क्या है ये बता ही नहीं, बताया, समझ में आया कुछ? इनको लगता है कि 2026 में इसकी सेल बढ़ के सीधे 16000 हो जाएगी। जरा चेक करें क्यों होगी, यहां पर लिखा होगा इन्वेस्टमेंट रैशनल, scaling up mining and manufacturing capacity. LMEL has mining rights for the Surjagarh mining complex up to 2057, which secure long-term access to substantial extractable reserve of 157 metric ton of hematite ore, and उनके पास कुछ rights हैं कि यहाँ से अपनी मैन्युफैक्चरिंग बढ़ा सकते हैं। चलो ठीक है, तो क्या इनके पास ऑर्डर भी आ रहे हैं बढ़ाने के लिए? LMEL has set up a 5 THP ballot of beneficiary plant, and the result are in a mark for the low grade BHQ are earned 66% FP along with the power integration, increasing share of value added product, low royalty and calculated mine offers, debt free balance sheet। चलिए, इनका कहना ये है कि कंपनी के पास बहुत ज्यादा कैपेसिटी है, और अब ये कंपनी जो है, कंपनी के पास कुछ एक्विजिशन किया है इन्होंने, देखो ये रहा, एक्विजिशन ऑफ 70% त्रिवेणी पावर एंड इंफ्रा लिमिटेड with cost efficient MOE operation resulting in lower mining cost consolidation। कंपनी अपनी प्रोडक्शन बढ़ाने वाली है, और ये कह रहे हैं कंपनी अपनी प्रोडक्शन ज्यादा बढ़ा लेगी कि 3 गुना इनकी सेल हो जाएगी। अगर इनकी सेल 3 गुना होगी तो फिर ये 10% का टारगेट क्यों दे रहे हैं? तो इस वाली जो रिकमेंडेशन से मैं थोड़ा सही हो नहीं पा रहा। चलो और पढ़ते हैं इसमें क्या लिखा हुआ है, इस पूरी की पूरी को आप पढ़ लेना। अब एक्सिस वालों ने रिपोर्ट बनाई है, 10% का टारगेट दिया है, 10% ऊपर तक जाएगी कंपनी, बता रहे हैं सेल 3 गुना हो जाएगी, 6000 करोड़ की सेल को सीधे कह रहे हैं 16000 हो जाएगी, और जब उनकी एक्सपेक्टेशन 16000 करोड़ है तो टारगेट 10% क्यों बढ़ा रहे हैं? कम से कम टारगेट भी 3 गुना करो। तो मुझे समझ में नहीं आई ये रिपोर्ट। अब ऐसे ही आप अपना मर्जी है, टारगेट जो भी दे दो, आपकी मर्जी, आप क्या बताओगे ये आपकी मर्जी है। इस तरह से बनती है रिपोर्ट। रिपोर्ट में आपने कुछ नया नहीं लिखा, कंपनी के बारे में बताया, वो उसके एनुअल रिपोर्ट से उठा लो। कंपनी ने क्या नया करा ये आपने बताना है, और कंपनी का आपको टारगेट फ्यूचर में क्या लग रहा है आपको कि कितनी सेल कर लेगी, कितना प्रॉफिट हो जाएगा, ईपीएस कितना हो जाएगा, और कितने का पीई देके आपने उसका टारगेट कैलकुलेट करा, ये आपने बताना है। बस यही रिपोर्ट है। तो रमेश जी आपको क्लियर हुआ होगा थोड़ा सा रिपोर्ट कैसे बनेगी?
कंपनी सर कंपनी क्या नया कर रही है, ये कहाँ से पता चले, ये इन्फॉर्मेशन कहाँ से आएगी, बाकी तो समझ में आया निकलेगा। कंपनी के मैनेजमेंट को इंटरव्यू करो, कंपनी के मैनेजमेंट से फोन पे बात करो, मेल करो, और उनकी एनुअल रिपोर्ट को सुनो, एनुअल मीटिंग को, एनुअल जनरल मीटिंग को सुनो, उन्होंने क्या बताया। कंपनी का मैनेजमेंट ही बताता है अगले 5 साल क्या करने वाले हैं। इसके बाद रमेश जी बताइए क्या क्वेरी है। सर सचिन की कुछ है ना, वही स्टेटस कैसा है, किधर मिलेगा? सर अभी जो बोले आपका ये रिकॉर्डिंग रहेगा ना सर? हाँ सब रिकॉर्ड में है। थोड़ा सा इंटरनेट प्रॉब्लम है सर इधर। तो मेरा नेट नहीं चल रहा है, ये कौन से पेज पे है या ऑनलाइन ही है? ऑनलाइन तो ये साइट है, मैंने साइट भेज दी आपको ग्रुप पे। हाँ ग्रुप में भेजिए। किस कंपनी का है नारायण जी? लॉयड मेटल का। सर जी आपने कल मालूम है, मैंने आपको डाला था लिंक में मॉर्निंग में, डिक्सन के मैनेजर अतुल लाल, वो बोला एक्सपोर्ट्स विल गो फ्रॉम 1800 crores to 8000 crores and every quarter to चैनल पे आया, मैं पूरा दिन ढूंढता रहा। CNBC सर, CNBC सर 10:40 पे बोला था आपने, 10:40 पे आया नहीं था। मैंने 940 सर, 940 10 का बोला। ओके, मैंने 10:40 वो आए, उसने बोला कि माय टर्नओवर इन एक्सपोर्ट्स विल बी 8000 crores। आज उनका और एक स्टेटमेंट आया कि लेनोवा की प्रोडक्शन लोग डबल कर रहे हैं, लेनोवा इंडिया में बन रहा है, नेक्स्ट 2 years दे आर इंक्रीजिंग देयर दिस थिंग करके। मेरे पास ना 20 अकाउंट में 2 फ्यूचर है डिक्सन के, 40 लॉट है, यानी कि अच्छा हो गया 1,60,00,000 का तो डिक्सन ही है मेरे पास। बस सर एक महीने रुकने का है सर, करीबन 17,025 का भाव पहला है। अच्छा, हम 3 महीने रुके हुए हैं, हमें डबल करना है बस यार। बस हो जाएगा जिस तरह से आप सेल बता रहे हैं ना। हाँ 30% भाग जाएगा शेयर, अगर ये ऐसा कुछ है तो। सर मैंने फिजिकल डिलीवरी लिया 90 शेयर्स की, 90 अच्छा, 15 लाख का इन्वेस्टमेंट। इतने पैसे में तो एक फ्यूचर आ जाएगा, फ्यूचर उठाओ। मेरे को नहीं खेलना सर, आपने अभी तो बोला फ्यूचर्स में लॉस होता है, तो मैं तो सर, और मैंने 150 शेयर्स NISM 8 पढ़ने के बाद आप कैश में काम करना ही छोड़ दोगे। नहीं चलता है सर वो, और 150 पतंजलि मेरे पास है। जब तक फ्यूचर में नॉलेज नहीं है तब तक फ्यूचर से डरना है। जिस दिन ओके सर, नॉलेज आ गई ना, मैं कह रहा हूँ कैश में काम करना ही छोड़ दोगे। मुझे याद भी नहीं है मैंने कैश में कब काम किया था। मैं सिर्फ कैश में करता हूँ सर। मैं सिर्फ फ्यूचर में ही करता हूँ। चलिए, और कोई क्वेरी किसी की बंद कर दें आज काम?